नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और आज हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सेकंड जो पार्ट होगा उसमें भी आप सभी का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और जिस जिन प्रश्नों को मैं यहाँ पर पूछूंगा आप सभी से, तो आप उनका उत्तर जरूर यहाँ पर मुझे साथ में देते चलेगा। ठीक है, चलिए आइए। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो किया था उसको एक बार मैं रिवाइज करा दूं। यहाँ पर हमने जो है इस क्वेश्चन के साथ एंड किया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रही थी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 105, है ना। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, यहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड हुआ था। ठीक, अच्छा, क्या क्या चीजें इससे संबंधित थोड़ा सा जो आपको जानना आवश्यक है, जो आपके नॉलेज के लिए आवश्यक है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। तो भाई ये जो है ना, इसमें टोटल 4 पैरामीटर जो है वो रखे जाते हैं, यानी कि GHI के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 इंडिकेटर बोल सकते हो, संकेतक बोल सकते हैं, जिसमें से आपका अल्प पोषण, समटाइम्स इसको मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में भी रखा जाता है, जिसको कुपोषण भी हम कहते हैं। मतलब बच्चों को जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, और ज्यादातर ये जो चीजें होती है ना, वो चाइल्ड वाले पार्ट्स में ज्यादातर देखने को मिलती है। भुखमरी का सीधा सीधा जो रिलेशन है ज्यादातर बच्चों के साथ ही इसको जोड़ के देखा जाता है ना। तो इस बात को आप लोग समझिएगा, जरूर याद जरूर रखिएगा। गॉट इट। चलिए अगला है, यहां से बाल बौनापन, मतलब इनकी जो हाइट वगैरह जो रहती है वो थोड़ी सी जब कम हो जाती है। IMR, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जिसको कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसको आप ऐसे समझिएगा, कई बार डायरेक्टली प्रश्न भी आते हैं, हालांकि ज्योग्राफी के सेक्शन से इसका जो डेफिनेशन वहां से निकालते हैं, सेंसस जनसंख्या वाले पार्ट में। आप मान के चलिए कि एक वर्ष में लगभग नंबर ऑफ बच्चे पैदा होते हैं, मान लेते हैं 3 करोड़ 4 करोड़ समथिंग एंड ऑल, ठीक है ना। उन बच्चों का आप हजार में बंच बनाइए। जैसे लिंगानुपात सेक्स रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल, हम क्या करते हैं, मेल्स को हजार का बंच बनाते हैं और देखते हैं उस प्रत्येक 1000 के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उसको हम क्या दिखा देते हैं, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। वैसे ही यहां पर क्या कर देंगे, जितने बच्चे जन्म लिए उन बच्चों को हम हजार की कैटेगरी में हमने बांट लिया। हजार ऐसे जितने भी बच्चे होते हैं ना, 1 करोड़ 1 लाख 1000 जितने भी बच्चे वटेवर। अब हम यह देखेंगे कि उन प्रत्येक 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। मतलब मान लेते हैं कि टोटल 3 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है, इनमें 1 लाख बच्चे मर गए, तो 3 करोड़ को पहले आप क्या कर लो बेटा, हजार के पार्ट में पहले डिवाइड करो, फिर आप इसी को जितने पार्ट में डिवाइड किया ना उसी को यहां से आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने बच्चों की मृत्यु होती है। अगर ये डेटा जो है ना 20 से 40 के आसपास है, मतलब भयावह है, याद रखना, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसे लिंगानुपात में क्या बोलते हैं हम लोग, 950 भी है, 950 भी है, तो भी वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। सेम यहां पर भी 20 से 40, समझे 1000 में से 20 से 40 बच्चों की मृत्यु हो रही है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। गॉट इट। तो इसको आप लोग को समझना, इसको आप लोगों को याद रखना है। और यहां पर एक और चीज आप लोग नोटिस करिएगा कि इसको सिंगल डिजिट तक लेकर आना। सिंगल मतलब आप मान के चलिए 0 तो हो नहीं सकता, बट ठीक है 0 to 9 तक लेकर आना, ये हर सरकार का, हर देश का क्या होता है, ये लक्ष्य यहां पर होता है, ताकि हमको यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। गॉट इट। चलिए इसके बाद हम तीसरा जो चलते हैं, चौथा चाइल्ड वेस्टिंग। तो ये सारी चीजों पर क्या किया जाता है, आधारित है। अच्छा, ये अगर हम बात करते हैं तो कौन जारी करता है, इसको भी याद रखना, आयरिश संस्था है, कंसर्न वर्ल्ड चाइल्ड और जर्मनी स्थित वेट हंगर हेल्थ, इन दोनों के द्वारा जो क्या किया जाता है, इस इंडेक्सेस को जारी किया जाता है। एक और इंडेक्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अर्थात इसको प्रेस और स्वतंत्रता के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना कि हमारे यहाँ की जो प्रेस है, आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकारों द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो कहीं ना कहीं, और उनके लैपडॉग्स भी होते हैं, यानी जिनको चाटुकार कहा जाता है ना, वो जनरली सरकार की कमियों को गिनाने के बजाय वो उनकी महिमा मंडन में लगी रहती है। असली न्यूज दिखाने के बजाय वो जो है जनरली आप लोगों को बहकावे में या यूं कहें कि डार्क में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी रैंकिंग भी काफी कम है। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग 159 है। गॉट इट। अच्छा, ये कौन जारी करता है, ये जो संस्था है इसका नाम है बेटा, याद रखना, शॉर्ट में ना इसको RSF बोल देते हैं। गॉट इट। बट फुल फॉर्म जो रहता है ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स होता है। तो कई बार ये भी चीजें आपको थोड़ी सी क्या कर सकती है, परेशान कर सकती है, इसको याद रखना, क्योंकि फ्रेंच वर्ड है। फ्रांस की यह एक संस्था है, एक गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इस इंडेक्सेस को जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग काफी भयानक, भयावह या यूं कहें अच्छी नहीं है, 159। एक और चीज आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है वो, प्रेस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस
कब मनाया जाता है? ये मई में मनाया जाता है। और मई में भी कब? मई के आपके याद रखना फर्स्ट वीक में, मतलब आप 1 से लेके 7 तक। चलिए इतना तो कर ही सकते हो ना, 1 to 7 है। आप बढ़िया सा गूगल में जाएं, सर्च करें और बताएं कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे होता है वो कब मनाते हैं? मई में मैंने बता दिया, 1 से 7 के बीच है। ये अपडेट आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिपोर्ट है। वैश्विक मानव सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, जिसको GHI कहा जाता है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये UNDP के द्वारा जारी किया जा रहा है, अर्थात वैश्विक मानव विकास सूचकांक जो रहता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 134, 134 है। सारे रैंकिंग को आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहां पर हमने बात करी, यहां पर वर्ल्ड आपका हंगर जो इंडेक्स था वो कितना था आपका? 105 था, 105 था। यहां पर हमने प्रेस की हमने यहां पर बात करी तो कौन सी रैंकिंग है? 159 है, ठीक है ना। इसके बाद 5 सब में कॉमन आपको दिख रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो कितना है? 134 है, मतलब 2 छोड़ के सीधा 1 3 4 है। यहां पर आप देखिएगा, मतलब जो हम बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक, अर्थात पुरुष और महिलाओं के सिर्फ उनके कार्य को नहीं, अन्य चीजों को भी ध्यान में रखते हुए जो इंडेक्स बनाया जाता है, जो सूचकांक जारी किया जाता है, उसको हम लोग जानते हैं किसके अंतर्गत? वैश्विक या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंकिंग है 129 है, 129 है, ठीक है। इसमें भी 129 लास्ट में है और यहां पर भी 159 लास्ट में है। अब ऐसे पेयर में भी क्या कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। मतलब ज्यादातर के एंड में 9 आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगा लीजिए कि किसके किसके एंड में 9 आ रहा है, और 9 आ रहा है इसका मतलब वो जरूर कहीं ना कहीं हमारे इस रैंकिंग के अंतर्गत शामिल होगी, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यहां पे हम बात करें, इसका जो है 39 हो जाएगा, और इसको हम लोग जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मतलब ये जो संस्था रहती है वो क्या करती है? इसको जारी करती है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। यहां पर हाल ही में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? क्लासिकल लैंग्वेजेस की हमने यहां पर बात करी। पिछला जो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट था वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी थी, ठीक है ना, और यहां पर हम बात करने वाले क्लासिकल लैंग्वेजेस की, राइट। तो कितने भाषाओं को जो है इसका दर्जा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 लैंग्वेजेस, यानी कि 5 भाषाओं को इसका दर्जा दिया गया। पहले 6 भाषा ऑलरेडी शामिल थी। 6 भाषा में कौन कौन सी थी? देखिए, साउथ के जो लैंग्वेजेस आपको नजर आते हैं ना, साउथ की जो भाषाएं होती कौन कौन सी हो जाती है? यहां से आप चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मलयालम मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मलयालम होगा। फिर यहां पर चले आपको क्या मिल जाएगा? तमिलनाडु में आपको तमिल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर आ जाएं तो आपको तेलुगु मिल जाएगा ऊपर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर यहां पर कर्नाटक में आपको कर्नाटक में कन्नड़ मिल जाएगा, ठीक है। केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको मिलेगा तेलुगु। फिर यहां पर आप चलेंगे उड़िया, इसको लेटेस्ट जो था अभी के पहले जो सबसे लेटेस्ट यही था, और एक है संस्कृत, जिसको प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पाली प्राकृत को लेके कई समय से जो है डिमांड चल रही थी कि इसको भी किया जाना चाहिए। तो अभी ये 6 के अलावा अब ये पाली हो गया, प्राकृत हो गया, बंगाली, असमिया और मराठी। मराठी का मुझे समझ नहीं आया क्यों दिया गया, बट ठीक है, हो सकता है इनके लाइक काफी पहले की जो मतलब एंशिएंट टाइम से जो हो सकता है मे बी इसको यूज किया जा रहा होगा, दैट इज वाई जो है इसको ये दिया गया है। गॉट इट। मराठी जैसे उपन्यास, साहित्य वगैरह भी बहुत आपको देखने को मिलते हैं, मे बी दैट इज वाई कि इसको रखा गया होगा। गॉट इट। चलिए, तो असमिया, बंगाली, पाली एंड ऑल, क्योंकि इन सब में भी कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि अगर नेट वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो इन सब लैंग्वेजेस के जो हैं आपको अलग से पेपर वगैरह होते हैं, है ना, लैंग्वेज के अंतर्गत आप वहां भी देखेंगे। यूपीएससी में जो ऑप्शनल रहते हैं लैंग्वेज वगैरह जो चूज किया जाता है, उसमें भी आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वहां पर चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको सीख सकते हैं, आगे के लिए अच्छा भी होता है। गॉट इट। चलिए, तो ये भी आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले किसको दिया गया था, तो तमिल को दिया गया था, देन संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, और फिर 2014 में जो था वो ओडिया को था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करी गई है? ठीक, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें नाम से आपको समझ आ जाएगा धरती आबा की हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धरती आबा जो है किसको कहा जाता है, ये तो काफी आसान से है। धरती आबा कहा जाता है किनको, ये कहा जाता है हमारे जिनके नाम पर हम मनाते हैं विश्व जनजाति गौरव दिवस, अर्थात ये एक विद्रोह भी हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं, है ना, झारखंड के अंतर्गत आपने कभी पढ़ा होगा
दो विद्रोह हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक संथाल पढ़ते हैं और एक हम लोग पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह, राइट। तो मुंडा के अंतर्गत, अब मुंडा जैसे हमने नाम बोल दिया तो आप सभी को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं बिरसा मुंडा की, गॉट इट। तो इन्हीं को ही उनके नाम से जाना जाता है। और जैसे हमने बिरसा मुंडा की हमने बात करी तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, लामो हजारीबाग वाला जो रीजन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर, यहां से हो जाएगा हजारीबाग, दिस इज राइट आंसर। तो धरती आबा का सीधा सीधा संबंध किनसे है, बिरसा मुंडा जी से। आप देख सकते हैं ये बिरसा मुंडा जी के धरती आबा के नाम, मतलब उनके सम्मान में जो इसको किया गया है। डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2024 है। 15 नवंबर को मत याद रखना, क्योंकि जनजाति गौरव जो दिवस होता है वो 15 नवंबर को हम मनाते हैं, बट ये जो रहता है, ये जो हम मनाए रहे हैं, ये जो है आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती से इसको शुरू किया गया है, गॉट इट। इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं जैसे कि पीएम ई ड्राइव योजना। ये ई ड्राइव किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा भारी उद्योग मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी आपका एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जिसको आप लोग ईवीज कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो ईवीज के रिवोल्यूशन से संबंधित है, ईवीज को आगे बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा समय समय पर जगह जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में ईवीज को लेकर, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट जो है ईवीज को लेकर क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज जारी करती है, समटाइम्स आपको सब्सिडी देती है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, ईवी वाहनों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या कर सको, उपयोग कर सको। इसके लिए इसको जो है यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आवश्यक चार्जिंग सुविधाओं की स्थापना करना भी है। जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो जैसे जैसे गाड़ियों की डिमांड बढ़ती चली गई, फोर व्हीलर्स जैसे आप देख रहे होंगे सड़कों पर पहले कम दौड़ती थी, आजकल इतनी फोर व्हीलर्स हो चुके हैं, जो रास्ते में जाम लगने के प्रमुख कारणों में फोर व्हीलर्स भी हैं, है ना। तो उसके लिए भी आपने जगह जगह पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, पहले कम होते थे। वैसे आने वाले समय में जब ईवीस आ जाएगा तो जगह जगह को चार्जिंग स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इनकी स्थापना करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य है। उन उद्देश्यों को आप लोग को याद रखना बेटा, वर्ड टू वर्ड, कोड टू कोड आपको दिया जाता है। 31 मार्च 26 तक 10,990 करोड़ का परिव्यय शामिल किया गया है, यानी इतने जो एक्सपेंसेस है वो किया जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखो नोबेल जो होता है ना यार, आपको हर साल याद रख के जाना है। मतलब आप मान के चलो कि रैंडमली नोबेल के आपके जो क्वेश्चन है वो दिए ही जाते हैं। 6 फील्ड में दिया जाता है, आप सभी को पता है कौन कौन सा फील्ड होता है। एक तो हो जाएगा सीधा पीसीएम, और एम मतलब मैथ्स मत समझना भाई, पी फॉर क्या हो जाएगा फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, एम फॉर मैथ्स नहीं होगा, इसको आप लोग याद रखना, मैथ्स नहीं होगा तो क्या होगा सर, एम फॉर हो जाएगा आपका, है ना, याद रखना क्या बोला हमने, एम फॉर मैथ्स नहीं होगा। तो मैथ्स नहीं होगा तो क्या होगा, एम फॉर होता है आपका मेडिसिन, चिकित्सा होता है, क्या होता है आपका, चिकित्सा, ठीक है। तो आप चाहे इसको बी कर सकते हैं, क्योंकि जनरली बायो वाले लोग ही क्या करते हैं, इसको बायो वाले लोग ही लेते हैं ना, मेडिकल साइंस से संबंधित। इसके अलावा फिर आपका साहित्य में अर्थात लिटरेचर में दिया जाता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में, और एक आपको दिया जाता है पीस में अर्थात शांति के लिए दिया जाता है। तो ये आपकी 6 कैटेगरीज होती हैं। आपका इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 आपके पुरस्कार प्राप्तकर्ता लोगों के नाम और क्यों दिया गया, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। देश वगैरह का बहुत ही रेयर है कि देता है कि किस देश के हैं करके, एकदम रैंडम है, तो देश को स्किप भी करोगे छोड़ोगे तो चलेगा। सिर्फ नाम याद नहीं रखना है, किस लिए दिया गया है ये भी याद रखना है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं किसका पूछ रहे हैं, यहां पर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है ना। तो यहां पर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रे रॉकन और जो है विक्टर एम्ब्रोस को ये चीज दिया गया है। आपको एक चीज बता दूं भाई, जैसे फिजिक्स का एक बार आप लोगों को पूछा गया था, हाँ ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 3-4 साल समथिंग कुछ हो गया, उसमें पूछा था कि फिजिक्स का जो नोबेल है वो किस चीज के लिए दिया गया था। तो ये तो पता था कि एलईडी के डेवलपमेंट के लिए, एलईडी के आविष्कार के लिए दिया गया था, बट फिर उनका पूछना था कि भाई कौन सी एलईडी, अभी नहीं ना, थोड़ा हो गया, टाइम हो गया, 5-1 साल हो गए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें पूछा था कि एलईडी तो ठीक है, बट किस टाइप के एलईडी, मतलब लाल, नीला, हरा, पीला ऐसे दे दिया था। तो थोड़ा अंदर तक, डेप्थ तक घुस के देता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। गॉट इट। चलिए चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों भाई माइक्रो आरएनए की खोज। अब देखिए आरएनए और डीएनए वाला जो पार्ट होता है वो आपके, है ना, बॉडीज के अंतर्गत आता है, सिंपल है सब, आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह देखते हो, ठीक है। तो आरएनए की खोज और उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, साथ ही साथ जीन रेगुलेशन में उसकी उपयोगिता के लिए क्या किया गया है, इनको भूमिका के लिए ये दोनों को चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है। कैसे याद रखना, आइए हम आपको यहां पर बताते हैं। सबको हम लोग थोड़ा 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है चिकित्सा है अर्थात मेडिसिन वाला है। तो देखो ग्रे रॉकन एंड विक्टर एम्ब्रस, आप ऐसे याद रखिएगा,
ये चिकित्सा की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रा मतलब क्या होता है, एकदम जैसे आप लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल रॉ मटेरियल है, रॉ है मतलब एकदम कच्चा है, गॉट इट। तो याद रखिएगा ये कच्चा है, और कच्चा है, और इसको क्या करना है आपको, इससे रस निकालना है, याद रखना। एम्ब्रस, यहां पर क्या है, रस। तो देखो कच्चा है और रस, कच्चा रस जो जनरली होता है वो किसके लिए, औषधि के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, औषधि के लिए काम आता है। ये चीज याद रखना, औषधि मतलब होता है आपका हर्बल्स, मेडिसिन एंड ऑल। समझ आ रहा है, कैसे याद रखिएगा। देखो यहां पर क्या है आपका, रॉ, रॉ मतलब होता है कच्चा। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, ग्रे, तो ग्रे कलर का है ये, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है ये, थोड़ा सा कुन का मतलब होता है ठंडा होता है, गॉट इट। तो ये ठंडा है और रॉ है, कच्चा है, और ये एक प्रकार का रस है। और एम्ब्रस, तो आमरस ऐसा आप समझ सकते हो, रस। तो जो कच्चा रस है वो किससे संबंधित है, आपका औषधि से। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा, जहां पे रॉ वर्ड आ रहा है और जहां पे रस आ रहा है वो आपका मेडिसिन यानी कि चिकित्सा से संबंधित होगा। फिर हम चलते हैं यहां पर किसके लिए, फिजिक्स के लिए चलते हैं। फिजिक्स में क्यों दिया गया है भाई, ये दिया गया कि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तंत्रिका नेटवर्क के लिए, जो हमारे जो ह्यूमंस पार्ट्स में जो होता है ना, नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वहां पर मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत यानी कि फंडामेंटल जो रिसर्च है उसके लिए इसको दिया गया है। देने वाले मतलब जिनको प्राप्त करते हैं व्यक्तियों के नाम को याद रखना है। फिजिक्स की हम यहां पर बात करें, जॉन हॉपफील्ड और आपका है ये है ना जेफरे हिंटन। अब इसको कैसे याद रखना, देखो जी, फील्ड की जब हम बात करते हैं तो फील्ड जनरली आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब किसके पार्ट होते हैं, ये सब होते हैं तुम्हारे फिजिक्स के। फिजिक्स में जनरली आपने देखा होगा ना कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड वाला जो पार्ट होता है आपने किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा फील्ड से। इसके बाद आप लोग एक चीज और देख सकते हैं यहां पर, जियोफ्रे हिंटन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो जी, फ्रे का मतलब क्या हो रहा है, या भाड़ा या फ्रेट जिसको हम लोग यूज करते हैं, या हिंटन से भी आप लोग यहां से याद रख सकते हो। टन क्या होता है आपका, जनरली हम वेट मेजरमेंट करते हैं। तो फिजिक्स में ही हम लोग क्या देखते हैं, जनरली मापक या मापन पद्धतियों की जब हम बात करते हैं, यूनिट्स होता है ना, तो टन से याद रखिएगा ना, किसकी बात करें हम लोग, टन की बात करें, ठीक है ना। तो टन जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स में ही आपको जनरली देखने को मिलता है, गॉट इट। तो इस प्रकार से इन दोनों चीजों को आप लोग याद सकते हो कि जहां पे जॉन हॉपफील्ड आएगा और टन आएगा तो ये दोनों किसके लिए, तुम्हारे फिजिक्स के लिए है। केमिस्ट्री में चलते हैं, रसायन में क्यों दिया गया भाई, तो ये दिया गया है आपको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, याद रखना, और ये प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, इन दोनों को, गॉट इट। मतलब टोटल 3 लोगों को दिया गया है। तो जो डेविड बेकर भाई साहब, इनको प्रोटीन डिजाइन के लिए, कौन सा, कंप्यूटेशनल, एंड टेमिस हॉस्बिसस एंड जॉन एम जंपर को क्यों दिया गया है, प्रोटीन संरचना के लिए। इनके नाम को कैसे याद रखिएगा, देखो सबसे पहले तो भाई बेकर, तो बेकरी वाला आइटम या बेक करना, तो बेक कैसी चीज है, केमिकल चीज है, रासायनिक चीज है ना, रसायन। जो ब्रेड वगैरह सब बनता है, मतलब एक बार खमीर आया, बेक हो चुका, तो बेक से आप याद रखिएगा बेकर। इसके बाद यहां पर 2 चीज और याद रखना है ना, बेक के बाद क्या आ रहा है, एक आ रहा है हंस आ रहा है, तो हंसने वाली जो गैस है, लॉफिंग गैस है, ये भी आप किस में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक। उसके बाद जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स लोग क्या करते हैं, जनरली एक दूसरे के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते हैं, अर्थात जंप करते हैं। तो देखो सारी चीजें केमिकल यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित है, गॉट इट। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या बताया आपको, बेक हो रहा है, कोई भी चीज बेक होता है, बेक का मतलब होता है कोई चीज बनता है, तो केमिकल एक्टिविटी है यानी कि रासायनिक घटना है। हंसने वाली, लॉफिंग गैस, हंस बिस, ठीक है, उसको बोल रहा है कि भाई तू हंस करके, मतलब मैं बेक कर रहा हूं, मैं तेरे लिए बेकिंग कर रहा हूं, इसलिए तू हंस, और हंसने के बाद तू जंप कर, उछल, तो जंप करना, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, राइट। तो इस प्रकार से ये चीज किसके लिए याद रखना, आप केमिस्ट्री के लिए याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये सब तरीके होते हैं यार, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ऐसे रट के चले जाओगे तो चीजें याद होंगी नहीं, इसलिए थोड़े से कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे हम चलते हैं किसके लिए, साहित्य की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये जो महिला आपको नजर आ रहा है, हांगकांग महिला का नाम है भाई, याद रखना, ये जो है ना महिला का नाम है, हांगकांग नहीं है, वो हांगकांग है। और कहां की रहने वाली है, ऑब्वियसली नाम थोड़ा ऐसा चीम चांग चुई इस टाइप से जो नाम होते हैं वो तुम्हारे साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, इंडोनेशिया है एंड ऑल, वहां के नाम इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा हान, और यहां से कान। अच्छा ये सुनने में भी ऐसा लग रहा है ना कि ये हाना है, काना, मतलब तुकबंदी वाली चीजें आ रही है इनके नाम में, कैसा लग रहा है, तुकबंदी। तुकबंदी का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ ग्रुप्स आप लोग कहीं घूमने या कहीं टूर एंड ऑल इस पे जाते हो, तो कुछ लोग एकदम रैंडम शायरीज मारते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे, फिर बोल देंगे कि इसको गालिब ने बनाया था, बोले कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तो जा रहा था और खा रहा था, इसमें तुकबंदी आ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी साहित्यिक रचना लग रही है
है ना, या जैसे और भी आजकल जैसे पहले के जो गाने आते थे, है ना, कि तेरा मेरा प्यार अमर फिर मुझको लगता है क्यों डर, तो अमर और डर, तो वो तुकबंदी वाला जो पार्ट है वैसे यहां पर मिल रहा है, हान और कान। तो ये जो पार्ट है वो किस में मिलेगा, ये लिटरेचर में अर्थात साहित्य में आएगा। फिर हम चलते हैं शांति। तो शांति तो बड़ा आसान है यार, यहां पर देख सकते हो, यहां पे आ रहा है निहोन और है हिंडांक्यो, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि देखो पहला तो यार नाम से स्पष्ट है, हिरोशिमा नागासाकी वाला पार्ट है, अर्थात ये जापान वाला पार्ट है। वहां पे जितने भी अफेक्टेड लोग थे, उस परमाणु हमला 1945 में हुआ था, 2 बम गिराए गए थे। पहले वाले का नाम था लिटिल मैन, दूसरे वाले का नाम था आपका लिटिल बॉय पहले वाले का नाम, दूसरे वाले का नाम था फैट, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिख लेता हूं भाई, लिटिल बॉय ना, पहले वाले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय कहां पर था, ये आपका हिरोशिमा में था 6 अगस्त, और फैट मैन जो था ये 9 अगस्त को ये नागासाकी में था। ये याद रखना, 9 से 9, ठीक है, फैट मैन, और ये छोटा हो जाएगा 6 हीरो है, ठीक है ना। तो हीरो जो रहता है वो 6 मारते हैं, इसलिए हिरोशिमा। ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां भी याद रखे, हीरो है वो, ठीक है। तो लिटिल बॉय 6 अगस्त हिरोशिमा, ये चीज आप लोग, तो इन बंदे को दिया गया, तो ये बड़ा आसान है। इसमें निहोन, होन से याद रख सकते हो, ओम ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो ओम किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है शांति के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में चलते 3 लोगों को दिया गया, ये कौन कौन 3 लोग हैं, ये 3 जो नाम है भाई बड़ी यूनिक्स नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़े से मजा आएगा यहाँ पर। डैरोन को दिया गया, साइमन को दिया गया और रॉबिन्सन को दिया गया है। पहले तो आप देखना सबके नाम में रोन, सोन, सोन तो नहीं है, सन है वो एक्चुअली, है ना। तो यहां पे याद रखना डैरन, जॉनसन एंड रॉबिन्सन। तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि इनके नाम के एंड में ये सारी चीज आती है। अब एक चीज और, यहां से क्या याद सकते हो, दारू, ठीक है, यहां से क्या याद सकते हो, सिम्बा, ठीक। बोले सर क्या सिखा क्या रहे हो बच्चों को करके, ठीक है ना। उसके बाद यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका रॉबिन, है ना। तो रॉबिन, रॉब से आप लोग याद रखिएगा ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे, रॉब, रॉब का मतलब होता है रॉबरी या चोरी किया जाना, है ना। तो दारू और ये दोनों सिम्बा, ये इसके क्या है, ब्रांड्स हैं ये, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें आ रही हैं ये किससे संबंधित है भाई, पैसे से संबंधित है ऑब्वियसली। तो पैसे अर्थात इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दैट इज वाई इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार इनको, इन लोगों को दिया गया। तो पहले देख लेना, दारू है, सिम्बा है, और क्या है ये, रॉब, रॉब मतलब चोरी किया गया, चोरी मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है। ये सब भी अर्थशास्त्र। याद करो कोरोना के समय देश की इकोनॉमी को संभालने वाले जो लोग थे, कहा जाता था जिसने जिम्मेदारी ली थी वो सबसे ज्यादा बेवड़े लोग थे करके, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक। चले, तो यहां तक आई गेस आप सभी को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट्स सी। आप इसको याद जरूर करिएगा, क्यों दिया गया, संस्था और समृद्धि के बीच संबंध पर किए गए शोध के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद अब भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी होगी, 12, 13, 14 या 15? बड़ा आसान सा ये आंसर बताना है कि महारत्न कंपनी की संख्या जो है वो कितनी होगी, 12, 13, 14 या फिर 15। चलो देख लो भाई, यहां से सही आंसर हो जाएगा इसका 14, 14 ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक। कैसे इसको याद रखना ये भी मैं आपको यहां पर बताता हूं, देख लो। आप लोगों को ना जितने भी ये जैसे डाउट्स होता है कि सर किसी वेबसाइट में कुछ और, किसी में कुछ और, तो हम किसको सही माने, तो सही मानने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक ऑथेंटिक सोर्स आप लोगों को बताता हूं, मतलब नॉट फॉर दैट ओनली बट फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप जो है इनको आप अपने लिए इसको सेव करके रख सकते हैं, गॉट इट। चलिए, तो यहां पर आप देखिएगा, जैसे यहां पर दिख रहा है लोक उद्यम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हैव एंटरप्राइजेस जो होती है, जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, उनके अंतर्गत भी ये सारी चीजें आती हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मतलब याद रखना भारत सरकार का, ये वित्त मंत्रालय का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट को हम जानते हैं लोक उद्यम विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब यहां पर क्लियरली मेंशन है भाई, लिस्ट ऑफ महारत्ना, लिस्ट ऑफ नवरत्ना, लिस्ट ऑफ मिनी रत्ना, CPSES, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। हर छोटी चीज का जो समझ ना आए ना, देखो मैं तो यहां पर बताते जा रहा हूं बट मैं कितना ही बताऊंगा, तो कुछ भी चीज समझना है तो रटना नहीं भाई, तुरंत आप उसको देख लो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPSES इन इकोनॉमी या फिर इन दिस, ऐसे करके आप सर्च करिएगा,
वहां पर आपको दिखाएगा। तो सी से क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रल हो जाएगा, पी से पब्लिक, एस से सेक्टर, ई से एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सा, सेंट्रल का यानी कि केंद्र का, ठीक है। इसमें यहां पर आप लिस्ट आप देखिएगा तो आपको यहां पे नजर आ जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। अब देखो इसको याद रखने के तरीके भी हम आपको बताते हैं, कैसे याद रख सकते हो। कभी भी बंच या पेयर में याद रखोगे ना तो चीजें आसानी से याद होती है। आप बोलते हो कि अरे सर 14 इतने को कौन याद रखेगा, छोड़ देना, बोले छोड़ना नहीं है। कैसे याद रखना, देखो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा जो सिमिलर नेम वाले जैसे दिखते हैं ना, जैसे कि अपन एक काम करते हैं, ऑयल वाले लोग को पहले एक साथ लेते हैं, मतलब जहां जहां से आप तेल वेल भराते हो ना उन कंपनियों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। कौन कौन सी कंपनी, आइए यहां पर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखिएगा ऑयल वाली, तो सबसे पहले आप देख लेना बेटा बीपीसीएल हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम, फिर हो जाएगा आपका आईओसीएल हो जाएगा, इंडियन ऑयल, फिर हो जाएगा एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये तो तीन आपके क्या हो गए, पेट्रोलियम कंपनीज हो गई है ना, 1, 2 और 3। फिर चौथा ले जो OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, फिर एक और है ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये पूरा का पूरा किससे संबंधित हो गया, तेल वाला हो गया। पांचों का एक पेयर बन गया, ये पांचों का एक पेयर बन गया। फिर हम देखते हैं कि थोड़े सिमिलर नेम वाले, तो सिमिलर नेम वाले में कौन कौन मिलेगा, सेल है, फिर आपको मिल जाएगा गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर हो जाएगा आपका भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये देखो 7 सेम नाम वाले हो गए, सेल, गेल और भेल, ठीक। ये 5 और 3 8 का बन गया। देखो कितनी आसानी से, 6 बस और याद रखना, 8 से 14 याद रखना है ना, ठीक है। अच्छा अभी जो नया शामिल हो उसको भी याद रख लो, ये हेल नहीं, ये हाल है ना, याद रखना, इट्स नॉट हेल, इट्स हाल। बट सबके नाम में ऐसा कुछ आ रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सबके देखो एल आ रहा है, ठीक है। एल हालांकि उनके भी आ रहा है बट ये थोड़ा सा सिमिलर है। 9 हो गया। अच्छा अब इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग को अलग से देख लो भाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, REC करके यहां पर होगा कहीं पर, ये रहा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC करके है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका, मतलब ये 10वां हो जाएगा। फिर हो जाएगा पावर फाइनेंस आ जाएगा, फिर पावर ग्रिड आ जाएगा, 11 12 हो गया। मतलब ये 3 आपके किससे संबंधित हो गए, पावर वाले हो गए। इसमें एक और आ जाएगा, पावर वाला एक और मिलेगा, NTPC, ये भी रहेगा 14। ये क्या हो जाएगा, NTPC। और भाई पावर के लिए मतलब NTPC के लिए लाओगे कहां से, तो कोयले से लाओगे ना, तो CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। अगर आप ऐसे शॉर्ट में करेंगे ना तो चीजें आपको याद हो जाएगी। देखो सारी चीजें कवर है, BHEL कवर है, भेल कवर है ना, आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL कवर है, कोल इंडिया अभी लिख दिया, गेल लिख दिया, HPCL हो गया, IOCL हो गया, NTPC वहां पे लिखा है, ONGC लिखा है, पावर फाइनेंस हो गया, पावर ग्रिड हो गया, स्टील अथॉरिटी सेल हो गया, REC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आप ना ऐसे याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं होती बेटा, याद रखना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये आपका 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो गया। फिर 10 11 12 13 14। तो चीजें आसानी से याद होती है। पार्ट्स में थोड़े से ट्रिक्स लगा के, थोड़े से दिमाग लगा के आपको चीजों को याद करना होता है, तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी नीतू डेविड का संबंध किस देश से है, इंडिया, रशिया, फ्रांस या फिर जापान। यार ऑब्वियस है, मतलब आपने कभी सुना है ऐसा कि रशिया, फ्रांस, जापान वाले लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। और वैसे भी नाम में क्या है, नीतू डेविड है, मतलब लोग डेविड सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नीतू सुन के थोड़ी हो सकते हो यार, मतलब ठीक है ना। अब ब्राजील बोलता हूँ, इसराइल में सुनते हो नेतन्याहू करके, तो कुछ लोग बोलते हैं इसको नेतराम साहू करके, है ना। तो बोलते हैं कि भाई वो यही का है नेतराम साहू, उसका नाम वहां जाके पड़ गया नेतन्याहू करके। मतलब ऐसा नहीं, मीम्स वगैरह में आते रहता है, बट ठीक है, नो इश्यूज। रशिया, फ्रांस, जापान हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ओनली इंडिया इज द राइट आंसर। इसमें और भी और लोग 3 लोग हैं, उनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा विद देम। पहले है कि AB डिविलियर्स, ये काफी ज्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं, इंडियंस लोग बहुत प्यार करते हैं इनसे। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व खिलाड़ी हैं, मतलब जो फ्रेंचाइजी IPL टीम होती है वहां पे। फिर है एलिस्टियर कुक, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी काफी प्रतिभावान खिलाड़ी, बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर थे, 10,000 रन इनके ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब काफी चर्चित खिलाड़ी थे ये, एलिस्टियर कुक। और फिर नीतू डेविड। तो इन लोगों को हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया अभी, ICC, तो ICC है क्रिकेट का, इसमें इनको शामिल किया गया है। हाल ही में साउथ इंडिया की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पर किया गया। चलो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई इसका सही आंसर है ना, ये कर्नाटक में स्थित एक नेशनल पार्क है। बोले सर क्या मजाक करते हो, कर्नाटक में बोल दिए, तो कर्नाटक में तो वैसे भी 3 ऑप्शन वैसे ही कर्नाटक वाले कौन कौन है कर्नाटक के, एक है बांदीपुर है, एक बनेरघट्टा है, और एक आपका नागरहोइल है। सर 2 और बताइए दो। आंशी नेशनल पार्क, ये भी कहां का है, कर्नाटक का है। एक और नेशनल पार्क है कुद्रेमुख,
कुद्रेमुख। अभी आऊंगा बेटा, ज्योग्राफी का मैराथन क्लास लगेगा ना, मैं बता दूं आप लोगों को, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन। और जिनको ऐसा लगता है ना कि बहुत स्ट्रांग है ज्योग्राफी उनकी, या हो जाएगा सर कर लेंगे करके, आपको उस दिन पता चलेगा कितने पानी में है ना। ज्योग्राफी का मैराथन ना कब होने को है, 26 जनवरी के बाद हम करेंगे। कब? 27 और 28, 2 दिन करेंगे लगातार। कितने बजे? सुबह 9 से 3, याद रखना, 9 से 3 सुबह, मॉर्निंग, 6 आवर, 6 घंटे। तो इसमें आप लोग जुड़िएगा जरूर। मतलब मैं आप लोगों को क्या लेने वाला हूं पहले से बता दूं मैं। क्वेश्चंस जो हैं बेहतरीन स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस, मतलब देखिए छोटे क्वेश्चन तो वैसे भी रहने हैं, ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन है तो 25 से 30 तो एकदम लाइक नॉमिनल क्वेश्चंस होंगे जो सबसे बनते हैं और बनने चाहिए, क्योंकि उनकी भी तैयारी करनी आवश्यक है रिवीजन के लिए, है ना। और उसके बाद की जो 30 से 40 जो क्वेश्चंस होने हैं, मतलब 100 के आसपास रखेंगे रोज, एक दिन 100 एक दिन 100, ऐसा। फैक्ट्स पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, तो आप मान ज्यादा ही होंगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 100 से ऑब्वियसली यार 6 घंटे में 100 क्या ही होगा, है ना, 150 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें से ना मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी लेवल्स के। और 2024 में याद रखना, 24 में, 2024 में जितने भी जगह से आए हुए क्वेश्चन हैं, यूपीएससी में बहुत सारे पेपर होते हैं, सिविल सर्विस होता है, सीएपीएफ होता है आपका, सीडीएस होता है, और दुनिया जहान के पेपर, मतलब कम से कम 5 से 6 यूपीएससी के पेपर। फिर आपका यूपी पीएस का हो जाएगा, बिहार पीएससी का हो जाएगा, झारखंड पीएससी का हो जाएगा, राजस्थान पीएससी का हो जाएगा, एमपी पीएससी का हो जाएगा, खुद हमारा सीजीपीएससी के पीवाईक्यूज, ऐसा मतलब इतना बेहतरीन आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कि इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ये अभी से बोल रहा हूं मैं। करंट अफेयर में थोड़ा सा इसलिए रहता है क्योंकि यार देखो, मैं 100 फैक्ट्स आपको पढ़ा के जा रहा हूं और अचानक फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, जो अब पूछ दिया कि भाई फलाने जगह के राष्ट्रपति कौन बने हैं। इतने सारे एक वर्ष में इतने सारे देश हैं कहीं ना कहीं के बनते रहते हैं, हमने 4 को कराया, 5वें को पूछ दिया, तो संभावना ऐसी होती है कि अप एंड डाउन वहां पे हो सकता है। यहां पर नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आएंगे, क्लास से आएंगे। वो नहीं बना तो फिर कहीं नहीं बनेगा भाई, ये चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा 27 और 28 जनवरी को। ये सारी चीजें यहां पर जैसे हमने बताया, कर्नाटक का है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा, नागरहोल, मुदुमलाई, गॉट इट, आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख। अच्छा, ये भी चीज मैंने टेलीग्राम भी बता दिया, इसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, जीएस विद तरुण सर, है ना। आप इस टेलीग्राम पे जुड़िए, सर्च करिए। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आज ही डाउनलोड करें टेलीग्राम, गॉट इट। चलिए, और कोई भी कुछ ऐसी परेशानी होगी तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर 9907155660, दिस इज माय कांटेक्ट, ठीक है। तो आप इसमें मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे डीएम कर देना, मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई फॉर दैट, ठीक। ओके, सो बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, मुदुमलाई तो नहीं होगा, ऑब्वियसली मैंने बताया था, कर्नाटक में सीधे करके, ठीक। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 2 और नेशनल पार्क कर्नाटक के, आंसी और कुद्रेमुख। सो यहां से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनेरघट्टा, ठीक है। बनेरघट्टा एक तितली राष्ट्रीय उद्यान भी है, अर्थात यहां पर आपको बटरफ्लाई भी आपको देखने को मिलेगा। बनेर से याद रखना, बनेरघट्टा और आपको बटरफ्लाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर ये तो हो चुका, ठीक। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सो 60th यानी कि 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने अपने नाम पर किया है? गगन गिल, निकिता पोरवाल, सूर्या बाला, प्रीति शर्मा। गगन गिल का नाम तो ऑलरेडी हमने पहले बता दिया था। और भाई ये तो सुंदरी वाला क्वेश्चन है, सुंदरी वाला क्वेश्चन तो वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ठीक। चलिए, सो द राइट आंसर फ्रॉम ईयर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश की रहने वाली है निकिता पोरवाल। कौन हो जाएगा? निकिता पोरवाल। कहां की है? उज्जैन से बिलोंग करती, महाकाल की नगरी से, ठीक। बोलिए जय महाकाल, ठीक। कमेंट में लिख दो भाई जय महाकाल। वैसे मैं इन सब चीजों पर उतना बिलीव नहीं करता, बट ठीक है, ये आपकी श्रद्धा और भक्ति का विषय है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक। आप जो है जिस भी धर्म से या जिस भी संप्रदाय से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं यहां से। मिस यूनिवर्स वाला भी देख लो भाई, जो विजेता है उसका नाम है विक्टोरिया केयर। ये केयर करती है सबका, इसलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला है? मिस यूनिवर्स मिले, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और दूसरा, जो बहुत ही क्रिस्टल की तरह है, क्रिस्टल है ना, और जो पिज्जा बहुत खाती है, पिस्कोवा, याद रखना, जिसका गाल पिचक गया है, पिचकोवा बोलते हैं ना, पिचक गया है, ऐसा नहीं समझना भैया, बहुत सुंदर महिला ये, क्षमा करिएगा देवी जी, ठीक है, माफ करिएगा आप लोग, ठीक। खैर, तो याद रखना, क्रिस्टेना पिस्कोवा, ये कहां की है? चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य की। इनको मिला है वर्ल्ड यानी कि विश्व सुंदरी का। क्रिस्टल की जैसे जो क्लियर है वो भी विश्व सुंदरी है, और जो सबका केयर करती है वो कौन है? मिस यूनिवर्स है, ब्रह्मांड सुंदरी है।
यूनिवर्स। बट एक चीज में यार देखो, मतलब मिस वर्ल्ड समझ आता है कि चलो पूरी दुनिया के लोगों को आपने बुलाया, यूनिवर्स कैसे हो सकता है भाई? आपने एलियंस को बुलाया क्या? नहीं बुलाया ना। अब उधर से कुछ लोग देख रहेंगे, बाद में पता चलेगा, जैसे कभी सर्च वर्च करने आए हम लोगों की अस्थियां, लाशें एंड ऑल, ये सब चीज कभी मिलेंगी, देखेंगे अबे साले लोग साले मिस यूनिवर्स करते थे, हमको बुलाते भी नहीं थे। मतलब क्या मजाक है ये? वर्ल्ड करते तो समझ आते, दुनिया जान के लोग को बुला, यूनिवर्स कर रहे हो यार। बुलाओ ना, मंगल ग्रह से बुलाओ किसी को उधर से, वो था ना ऋतिक रोशन टें 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 ऐसे करके, तो ऐसे बुला के लाओ, तब तो समझ आएगा, है कि नहीं? खैर चले आगे बढ़ते हैं, ये सब दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत एआई प्रणाली? देखो एआई का जमाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग जमाने के संग नहीं चलोगे ना तो भाई पिछड़ जाओगे। टेक्नोलॉजी के कारण भी कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, आप इस बात को मानिए, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं। आप पूछना उस ट्रांजिशन फेज वाले किसी व्यक्ति से जिनके पास ना ऐसा वाला फोन होता था, हालांकि रिमोट है, इट्स नॉट फोन, ठीक है, ऐसा वाला का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कीपैड, और ना उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है फोन वोन चलाने में, बट स्टिल ही और शी इज नॉट गोइंग विथ स्मार्टफोन टच वाले। अच्छा, उसमें बीच में एक पैटर्न आता था, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, वो ऐसे कान खुजाने टाइप का रहता था, ऐसे ऐसे करते थे, अगर किसी को पता होगा, वो ट्रांजिशन फेज था जब कीपैड से टच और टच से फिर एकदम प्योर इसमें जब हम लोग आ रहे। इसमें तो सेंस होता है भाई, पूरा ब्लड को सेंस करता है ये, पहले एकदम ऐसे ऐसे करना पड़ता था तब होता था, नहीं तो नहीं होता। जैसे कई बार आपने देखा ना एटीएम वगैरह जाते तो एकदम दबाना पड़ता है, सेंस नहीं होता वो, जब तक एकदम ऐसे ऐसे नहीं करोगे तब तक नहीं होता, तो वैसे वो आता था। तो थोड़े से लोग थोड़े से यूजर फ्रेंडली, उसके बाद अब ऐसा है कि अगर आज के बच्चों को कीपैड वाला पकड़ा दो ना भाई फेंक देंगे उन लोग, बोले नहीं हो पाएगा, नहीं चला सकते। और उस जमाने वाले को टच नहीं चलाना तो नहीं चलाना भाई, हमको कीपैड ही चाहिए। तो अपडेट नहीं होना चाहते लोग, तो अपडेट होना पड़ेगा आपको। जैसे हमने कहा ना, टेलीग्राम आपको इंस्टॉल करना है, एक विद्यार्थी हो और यदि आपके पास टेलीग्राम नहीं है, इफ यू आर नॉट यूजिंग टेलीग्राम, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, मैं ऐसा बद्दुआ नहीं देता, बट एक प्रकार का थ्रेट है यार ये आपके लिए कि अगर आप नहीं चला रहे हो, चलाना चाहिए। अब व्हाट्सएप मत चलाओ ना, इंस्टा मत चलाओ ना, फेसबुक मत चलाओ ना, कुछ मत चलाओ भाई, टेलीग्राम तो चलाओ एटलीस्ट। यानी मत जुड़ो मेरे साथ, मत जुड़ो किसी दूसरे के साथ जुड़ो, बट जुड़ो आप, क्योंकि इसमें आपको काम की चीजें मिलेंगी। व्हाट्सएप में एक बार लॉग इन लॉग आउट हुए तो पुराने डेटा क्लियर हो जाते हैं, यहां पर नहीं होते। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बोलते हैं, वैसे रहते हैं। मैं इसलिए इस चीज को बिलीव करता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, टेलीग्राम से हमने कुछ पैसे नहीं मिलने हैं, बट आपके फायदे के लिए चीजें मैं बता रहा हूं, तो एटलीस्ट आप उसको करो। बहुत सारे बच्चे उसको बहुत ही मतलब लाइटली ले लेते हैं, तो लाइटली आपने नहीं लेनी है। गॉट इट। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर आपने बताना है बांधवगढ़, रणथंभौर, कान्हा या पेंच टाइगर रिजर्व। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखो सवाल है किसका, जंगल में लगने वाली आग को पता लगाने के लिए। तो पेच टाइट होगा, यानी कि पेच का आप टाइट रखोगे तो ही आपके लिए फायदे की चीज होगी, फायदे का सौदा होगा। गॉट इट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि पेच के लिए जो है, मतलब पेच रखा जा रहा है, दैट इज वाई पेंच टाइगर रिजर्व इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, कहां पर है आप मुझे कमेंट करके बताना कि पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, रणथंभौर ये राजस्थान में, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, कान्हा और पेंच ये तीनों एक ही स्टेट में है। अब इतना बड़ा, इससे मेरे ख्याल से लाइक हिंट आपको नहीं मिल सकता। गॉट इट। चलिए, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कंजूसी नहीं करना है। विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, अमन शेरावत, साक्षी मलिक। ऑब्वियसली दे ऑल आर बिलोंग फ्रॉम द रेसलिंग कुश्ती लड़ने वाले ये लोग हैं। और विटनेस का मतलब समझना गवाही। और पता है ये बड़ा प्यारा नाम है भाई, मतलब थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश का जो इसको ठीक ठाक नॉलेज होगा ना, विटनेस का मतलब क्या होता है, देखिए आपने कई बार सुना होगा ना कि कटघरे में बुलाइए, विटनेस बॉक्स का, विटनेस का मतलब होता है गवाह, और गवाह का मतलब होता है साक्षी। देखो नाम से ये कभी नहीं भूलेगा। मैं इसलिए ना इन चीजों को बता रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी आवश्यक हो जाती है। जनरली से रट के चले जाओगे, ठीक है साक्षी मलिक क्या है, मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, बट आप समझना विटनेस का मतलब क्या हो रहा है, गवाह। गवाह को और किस रूप में जाना जाता है, साक्षी। तो यहां से आप लोगों को याद हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक की जो है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, यहां पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ और चीजें, कुछ और बुक्स की हम यहां पर बात कर लेते हैं। कौन कौन सी किताबें हैं, जैसे यहां पर है ब्रिंगिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा।
ठीक है ना, किनकी है, दीपा मलिक, ये काफी ज्यादा चर्चित रही हैं, इतने सारे देखिए ये पूरे इन्होंने मेडल्स जो हैं, पुरस्कार यहाँ पे इस व्हील चेयर पे बैठ के इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो ये भी काफी हमारे लिए जो है सराहनीय रही है। इसके बाद है द विनर्स माइंडसेट, ये सेन वॉटसन की क्या है, बायोग्राफी है। सेन वॉटसन आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के चर्चित खिलाड़ी है ना, तो ये है आपका विनर्स माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग वैसे भी विनिंग माइंडसेट के कहलाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। रतन टाटा का हाल ही में निधन हुआ है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है ना। द रतन टाटा अलाइव, ये थॉमस मैथ्यू की किताब है, याद रखिएगा, रतन टाटा ने खुद नहीं लिखी है, थॉमस मैथ्यू की ये किताब है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, इन्वेजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये के.एम. सुब्रमण्यम का है। ये चारों किताबें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक। चलिए भाई, हाल ही में देश के 56 टाइगर रिजर्व के तौर पे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। इसका संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली एमसीबी कोरिया सूरजपुर, या एमसीबी कोरिया सूरजपुर एंड बलरामपुर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है खेला। खेला कैसे होगा इसको समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, समझो पहले क्या क्या दिया है। एमसीबी कोरिया सूरजपुर एंड बलरामपुर। बात जो हम कर रहे हैं भाई वो है, पूरा नाम याद रखना, नॉट ओनली गुरु घासीदास बट गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये भिसा लो, ये टाइगर रिजर्व है। इसमें से याद रखना जो गुरु घासीदास है ये एक नेशनल पार्क है, जबकि तमोर पिंगला जो है ये क्या है तुम्हारा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बात समझ आ रहे ना, दोनों चीज को समझेगा। गुरु घासीदास क्या है तुम्हारा, राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि तमोर पिंगला जो है क्या है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे मैं आपको बता दूं, अचानक मार अमरकंटक, इसको हम ज्वाइंटली हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो चीजों को मिलाकर बना है। वैसे यहां पर जैसे आप लोग पढ़ते हो उदंती सीता नदी, आपने देखा होगा, तो भी क्या दोनों अलग अलग क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, एक टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को जनरली हम कॉम्बिनेशन कंबाइन के रूप में हम यहां पर लेके चलते हैं। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हुआ, तमोर पिंगला जो है क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमको इतना तो याद रखना है कि भाई जिस एरिया में ये आता है और जिस एरिया में आता है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा भी हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। टाइगर रिजर्व में ऐसा कई बार अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा कि वो जिस एरिया में बिलोंग कर रहे हैं वो एरिया तो होगा ही होगा, समटाइम्स वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है और एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सभी जिले जितने यहां पर दिखा रहे हैं, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये चारों के चारों शामिल है। बात समझ आ रही है, चारों के चारों, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में फैक्ट्स में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं भाई कि ये जो है ना, जो अब अधिसूचित किया गया नंबर आप लोग देखिएगा, कौन से नंबर का है, 56वें नंबर का है। सबसे पहले याद रख लीजिएगा, ये कौन से देश का है, इंडिया के लिए 56वें नंबर का है ना। इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट है, इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट। वहीं सीजी की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन से नंबर का हो जाएगा, चौथे क्रम का। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, भारत का तीसरा सबसे बड़ा, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा। पता है स्टेटमेंट वाली चीजों में आपको फंसाएगा बेटा। देखो ये क्वेश्चन को कैसे दे सकता है, समझना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर ऑप्शन में यहां पर आपको दिया जाएगा, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बोला नहीं, भारत का सबसे बड़ा जो है वो श्रीशैलम और आपका ये देखो नागार्जुन सागर, जिसकी हमने यहां पर बात करी, ये दोनों भी अलग अलग क्या है, रिजर्वायर है बेटा। नागार्जुन सागर अलग है, श्रीशैलम अलग है, दोनों को मिलाकर बनता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आपको मानस देखने को मिल जाएगा जो कि असम पे है, ठीक। तो इंडिया का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये। दूसरा ये, तीसरा कौन है, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ये आपका 56वें नंबर का, यानी कि गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का, तो चौथे क्रम का। कौन से क्रम का, चौथे क्रम का। तीन और कौन कौन से जी, एक क्या मिलेगा अपने को, अचानक मार मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा आपको, उदंती सीता नदी मिल जाएगा, और एक और क्या मिलेगा आपको, इंद्रावती मिल जाएगा। ये पहले यही सबसे बड़ा हुआ करता था, इंद्रावती। अब कौन सा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में भी, और यहां पर भी कौन से नंबर का हो जाएगा, ये आपका टोटल अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो थर्ड नंबर का, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो थर्ड लार्जेस्ट, ठीक। चले, तो ये सारे जो फैक्ट्स है वो आप लोग जरूर देखिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन किया गया है? ये कई बार आपको क्वेश्चंस जो हैं, जैसे लास्ट टाइम जो गुजरात का था वो जहां तक मुझे याद आ रहा है धोर्दो करके था। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, आप लोग बताइएगा। धोर्दो ऐसा समथिंग मैंने कुछ सुना था, ये कमेंट करके बताना धोर्दो समथिंग, ठीक है ना। और यहां पे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो आपका धुरा मारस, उसके बाद है आपका मसूल पानी, हरदी भाटा तो ऑलरेडी पढ़ा था, और औरा भाटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका धुरमा रस, इसको हम लोग जानते हैं बस्तर, दिस इज राइट आंसर। और ऐसा कहा जाता है कि धुरवा जो जनजाति वगैरह जो लोग हैं, है ना, यहां पर देखो लिखा है धुरवा डेरा। ये जो डेरा होता है छत्तीसगढ़ी में इसको कहा जाता है। जैसे कहीं पे लंगर तो नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का जो रहने के लिए जो बसाया जाता है एरिया जिसको हम कहते हैं, या जो ऐसा अपन जो झोपड़ वगैरह पट्टी वगैरह जो तानते हैं, या कई बार आपने देखा होगा बारात है भैया तो डेरा कहाँ लगाओगे आप? डेरा लगाने का मतलब अपने रहने के लिए वहां पे जो एक रेसिडेंशियल एरियाज जो होते हैं उसको हम लोग डेरा कहते हैं छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखेगा। तो धुरवा जनरली वहां पे जो ट्राइब्स लोग हैं, धुरवा, परजा एंड ऑल अदर जो ट्राइब्स हैं, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पर इस गांव को क्या किया गया, चयन किया गया। इसके बाद से कई बार आपने देखा होगा कि रील्स वगैरह जो है इस पर बने हैं ऑलरेडी, बोटिंग वोटिंग वाला। तो बेस्ट विलेज का जो यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, मतलब सतत जो पर्यटन के लिए जो है इसको इसके लिए चुना गया है। गॉट इट? तो इस चीज आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिए भाई, धान खरीदी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो कितना रखा गया है? 140 मेट्रिक टन, 150, 160 या फिर 170 मेट्रिक टन? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक, ओके। सो द राइट आंसर फ्रॉम हियर 160 मेट्रिक टन, मतलब 160 मेट्रिक टन का जो यहां पर लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या क्या चीज आप लोगों को याद रखना है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धान खरीदी की जो तिथि है, ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कब से, तो 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। ठीक है, यहां से कई बार क्वेश्चंस आपके बने हैं। शुरुआत कहां से किया जाना है? भाटा गांव बी, बालोद जिला से। खरीदी कितना प्रति एकड़? 21 क्विंटल। ठीक, और ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, 31 रुपए जो है प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किया जाना है। कुछ लिमिट्स रहते हैं आपको, लाइक पूरे जो है इसमें देखने को नहीं मिल गया। जैसे थोड़ा और डिटेल में यदि आपने पढ़नी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं सीएमओ का, याद रखना। ये आप जो देख रहे हैं ना, सीएमओ का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यदि थोड़ा भी आप लोगों को डाउट रहता है कि यार डेटा कहीं हम कुछ और पढ़ें कहीं कुछ और, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, यहां पर सब चीज आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हर चीज आपको पूछे, जैसे यहां पर देख सकते हो 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ एंड ऑल सारी चीजें आपको दी गई। टोकन खरीदी कब से किया जाएगा? 7 नवंबर से टोकन जो है आवेदन आप आरंभ कर सकते हो। कितने उपार्जन केंद्र? तो ये भी याद रखना 2739 आपको पीडीएफ मिलेगा भाई, तो उससे आप लोग ये सारा चीज पूरा नोट करते चलेगा, है ना। धान खरीदी कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए, तो ये भी आपको पूछा जाता है, तो 2739। ठीक है, इसमें भी याद रखना कि कुल पंजीकृत किसानों की संख्या, तो देखो ये भी 2739 है और ये भी लगभग उसी के आसपास डेटा है। कितने हैं? 27,01,109 किसान। इधर का तो एग्जैक्टली नहीं देता बट लगभग 27 लाख हैं। कितने नए पंजीकृत हुए ये भी आप लोग को याद रखना है, तो 1,35,000 135 याद रखना, 1,35,000 लगभग है। 891 किसान जो हैं इस बार क्या किए गए? नए पंजीकृत किए गए हैं। इस सारी ठीक चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ये सब चीजें आपको समटाइम्स पूछी जाती हैं। धान खरीदी की अवधि हमने बता दी यहाँ पे 14 नवंबर 24 से 31 जनवरी 2025। तो जितने भी डेटा हमने लिया भैया यहीं से लिए, हमारे और कोई हमारे यहाँ डेटा की नीड नहीं पड़ेगी, ये सीएमओ के ऑफिशियल वेबसाइट से है। यदि आपको थोड़ा भी डाउट या थोड़ा भी ऐसा कुछ रहता है, आप इन सब चीजों से देखिएगा, यही आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं। मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया भी, चर्चा भी करी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए किसे चुना गया? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वो व्यक्ति हैं जो हाल ही में पद्म पुरस्कार जिनको मिला था। अब आप लोग देख लो किस हाल ही में, मतलब अभी अभी ना, जिनको बिरहोर ब्रदर्स के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन हो जाएंगे? ये जगेश्वर यादव जी हो जाएंगे। ठीक है, ये रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा भी हाल ही में इसको आयोजित करवाया गया था और 3-4 दिन तक इन्होंने बिरहोर जो जनजाति होती है, ठीक है, उनके लिए कुछ व्याख्यान इन्होंने दिया कि कैसे वो जो है लाइक अपने जो लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली कैसे जीते हैं, क्या क्या उनको चैलेंजेस आता है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें दी गई है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या बिरहोर छत्तीसगढ़ के प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स में है कि नहीं। प्रिमिटिव मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही सरकार द्वारा बहुत पिछड़ी जनजातियों को संरक्षित किया जाता है। तो क्या सेंट्रल के, याद रखना केंद्र का ना, केंद्र के
पीजीटी या पीटीजी जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स में है कि नहीं, केंद्र द्वारा संरक्षित की हम यहां पर बात करें, बहुत ही पिछड़े जनजाति में क्या बिरहोर को शामिल किया गया नहीं, हाँ या ना में आपको आंसर यहां पे करना है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो जसपुर जिले के निवासी बिरहोर ब्रदर्स, बिरहोर भाई के रूप में इनको जाना जाता है। 2015 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ऑलरेडी इनको दिया गया था। राज्य अलंकरण जो आपका पुरस्कार है उससे भी संबंधित बहुत सारे जो डेटा आपने ऑलरेडी देखा होगा, कोमल सर का भी लेक्चर जो लाइव सीरीज जो चल रही है उसमें भी उन्होंने इन सारी चीजों को बताया होगा, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चले, तो यहां पर अगला प्रश्न है कि 24वां राज्योत्सव जो है आयोजन कब से कब, रहने दो 24वां जो आयोजन जो है वो कब से कब तक किया जाना है, इसको आप लोग को बताना है। 2 से 4 नवंबर, 3 से 5 नवंबर, 4 से 6 नवंबर, 5 से 7 नवंबर। देखिए जनरली हर बार जो है 1 नवंबर को हम शुरू करते थे, बट इस टाइम जो है हुआ यूं कि दिवाली का सेशन आ गया, मतलब दिवाली उस समय पड़ गया था, दैट इज वाई हमने इसको दूसरे डेट पर किया, ठीक है ना। तो कौन से डेट पर किया, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। जी हाँ, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 4 से 6 नवंबर, 4 to 6 नवंबर, ठीक है। कौन कौन आए थे, क्या क्या शामिल हुए थे, नहीं थे एंड ऑल, वो सब चीज जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेगा जी थे जो कि आपके 5 नंबर वाले मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन जो समारोह हुआ था उस दौरान जो चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे, सीएम मोहन यादव, कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। लास्ट जो हुआ था उसमें कौन आए थे, उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उस दिन उपस्थित हुए थे। बाकी तो कॉमन नाम है, विष्णुदेव साय तो रहेंगे, डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे। ये जो बाहर से जो अतिथि लोग आए थे, आप इनके नाम को, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। केंद्र सरकार की जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत रायपुर में किस नाम से फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है। देखो फिल्म सिटी जैसे आप लोग गए होंगे लाइक साउथ में है, मतलब दक्षिण की जो हम बात करते हैं, तो रामोजी फिल्म स्टूडियो फिल्म सिटी आपने देखी होगी, सेम ऐसी यहां पर एक फिल्म सिटी है। तो ये भी चीजें यहां पर बनानी है। वो प्रस्ताव जो है वो किस नाम से है, तो यहां पर चित्रोत्पला है, चित्रंगदा है, चित्रगुप्ता है एंड चित्रपरख है। भाई एक नदी के नाम पर है, चलो आप बता दो, एक रिवर के नाम पर है। जैसे मैं नदी बोलूंगा तो आप लोग को एकदम समझ आ जाएगा ये कौन सी नदी है, चित्रोत्पला। अब इतना बता दो यार, ये कौन सी नदी को चित्रोत्पला कहते हैं। ये नहीं बताया मतलब समझ लेना कि आप जो है व्यापम या पीएचडी देने लायक नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब कोई ऐसा विद्यार्थी जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट 4, 5, 6 महीने से जो पढ़ रहा है, साल भर से जो पढ़ रहा है, यदि आप इस चित्रोत्पला किस नदी का नाम है नहीं बता पाएंगे, मतलब समझना कि बहुत समस्या है, फिर गंभीर समस्या है। उसके लिए फिर तुरंत मिलना पड़ेगा हकीम से, जानकार से, है ना। तो हम लोग हैं भाई, आप संपर्क कर हम लोगों से, सर कैसे करे करके। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब यार देखो इतने सारे लोग देखोगे, 1000, 2000, 4000, आई डोंट नो कितने सारे लोग जो भी हैं, इतने सारे लोग देखते हो, लेकिन कमेंट आते हैं गिनती के आते हैं। आई जस्ट वांट योर कमेंट्स भाई, आप कमेंट तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो कि कौन सी नदी है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो कौन सी नदी, ये भी आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। चले, इसके बारे में और भी जो इंफॉर्मेशन है, केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स मैंने यहां पर ऑलरेडी बता दी है, लगभग 147.66 करोड़। अच्छा एक और चीज है ना, जनजातियों के लिए भी, जनजातियों के लिए सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर, जैसे आपने अपुरखौती मुक्तांगन वगैरह देखा होगा, उसी प्रकार से ये चीजें यहां पर किया जाना है। नया रायपुर तूता, ठीक है, माना जो तूता है वहां पर 51.87 करोड़। कई बार ये डेटा भी आपको दिया जाता है, ये डेटा भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 के लिए छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। आशीष मंडल, अजय मंडल, अतुल मंडल या फिर अनीश मंडल। ठीक है, ये देखो ये मंडल हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपके लिए भी कोई समस्या ना हो, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन जो है इनके लिए चयनित किए गए हैं। एंड योर ऑप्शंस आर, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से देखिए आईपीएल है, मतलब ये खेल से संबंधित, और खेल से संबंधित व्यक्ति क्या होना चाहिए, जीतना चाहिए, अर्थात अजय होना चाहिए, जिसको कोई हरा ना सके। तो यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा, अजय मंडल। दिस इज राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा। कौन सा टीम के लिए खेल रहे हैं, दिल्ली कैपिटल से इनको लिया गया है, ठीक है। डीसी ने जो है इसको सोल्ड आउट किया है, ठीक। 30 लाख जो इनका प्राइस रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं, राजनांदगांव के रहने वाले। प्लेइंग 11 में आएंगे कि नहीं आएंगे, वी डोंट नो। लास्ट टाइम जो एक प्लेयर थे उनका नाम याद रखिएगा, शशांक। ये काफी बेहतरीन खेले थे ये, ठीक। और ये जो है भाई साहब जो है पंजाब की साइड से खेले थे, पंजाब किंग्स 11 से। गलती से मतलब जो है लाइक अभी भी खेलेंगे वो, गलती से बेचारे को वो किए थे, मेरे ख्याल से ऐसी था, कुछ ज्यादा प्राइस नहीं था, 20 लाख ऐसा समथिंग कुछ था। और उसके बाद से जो उन्होंने परफॉर्म किया था काफी ज्यादा चर्चित हुआ था, काफी ज्यादा वो फेमस हुए थे। आप लोग उसको याद जरूर रखिएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कानूनी संदर्भ के लिए डिजाइन किया गया जो ऐप है, संज्ञान ऐप है, वो किस संगठन ने लॉन्च किया है? भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर सीमा सुरक्षा बल? देखो संज्ञान से संबंधित याद रखने का, संज्ञान। और ये यान, यान का मतलब क्या होता है बेटा? यान मतलब ऐसा चीज जो चले। अब आपने कई बार देखा होगा ना शयन यान, ऐसा आपने देखा होगा जब ट्रेन वगैरह में यात्रा करते हो आपने देखा होगा शयन यान। तो छोटी छोटी चीजों को बस ऐसे ही तो याद रखना है। तो पुलिस में हो नहीं सकता, सीबीआई में हो नहीं सकता, सीमा सुरक्षा बल में। तो रेल से मैंने वैसी बात कर ली, तो यान से आप लोग क्या याद रखिएगा? रेल याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे आप? रेल। तो यहां से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी छोटी चीजें आप ऐसे ही याद रखते चले जाओगे ना तो आपको हो जाएगा। और बहुत सारी चीज आप देखो, जैसे आपने संज्ञान एप्लीकेशन देखा, डाउनलोड नाउ, यहां पर क्या दिख रहा है? साउथ ईस्टर्न रेलवे करके आपको ऑलरेडी यहां पे नजर आ रहा है, दिख रहा है ना ये? तो साउथ ईस्टर्न यानी कि आपके दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है, कौन सा रेलवे डजंट मैटर, किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। तो किससे संबंधित है आपका? रेलवे से, यानी कि रेलवे सुरक्षा बलों से। 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? शॉर्ट स्टोरी जो आपका कैटेगरी होता है 2024 का कॉमनवेल्थ का, ठीक है, वो किसने जीता है? यानी ऑप्शंस आ, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अवनी शर्मा, संजना ठाकुर, जेनिफर नानसुगबा, माकुबी एंड ऐश्वर्या राय। देखो मैं कैसे याद रखते हैं उसको? लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी। जनरली हॉरर स्टोरी का, ये हॉरर नहीं है ना, मैं अपने याद रखने के तरीके के आपको मैं चर्चा कर रहा हूं कि मैं कैसे चीजों को कनेक्ट करता हूं। चीजों को जितना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे ना, चीजें उतनी आसानी से और उतनी जल्दी आपको याद होती हैं। मैं कैसे कनेक्ट कर पाता हूं? मैं ऐसा समथिंग यू कनेक्ट करता हूं। हॉरर स्टोरी है, छोटी होती है कहानियां। तो हम लोग जो राज मूवी हम लोग ने देखा था, हमारे जमाने की सबसे डरावनी मूवी थी भाई, उसमें जो कैरेक्टर है तो उसका नाम रहता है संजना, ठीक है। तो हम वैसे याद रखें। अब ये इस समय के लिए फेमस है, इस टाइम के लिए फेमस है। बाकी जब कोई दूसरा आएगा तब का तब ट्रिक देखा जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? संजना। तो संजना ठाकुर इज द राइट आंसर। यहां पर आप देख भी सकते हो, संजना ठाकुर इंडिया एशिया रीजन जो है, ठीक है, तो इसको जो है इस चीज के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। किन्होंने? 2024 ओवरऑल जो विनर है, कौन? संजना ठाकुर, ठीक। ऐश्वर्या राय का भी नाम इनमें शामिल है, इस रीजन उसको भी आप लोग देखिएगा। अक्टूबर 2024 में नाटो के महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखो यहां पे ऑप्शन दिए आपके, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, एंटोनियो गुटेरस। ये तो भाई ये आपको कमेंट करके बताना है, एंटोनियो गुटेरस कहां से, किससे संबंधित है। मैं यूनाइटेड नेशन आपको हिंट दे देता हूं, बट आपको पूरा यहां पर आपको विद डेजिग्नेशन बताना है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, महासचिव के एंड ऑल वो भी व्हाटएवर आप देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क रूटे। कैसे याद रखिएगा आप इसको? रूट गए भाई, किससे संबंधित है? रूस से रूट है ना। नाटो का सीधा सीधा किससे आपका लाइक जो कांटे का टक्कर जो होता है रशिया से, ऐसा माना गया, संदर्भित देखा गया। जो स्वीडन है, डेनमार्क है, आपके लाइक फिनलैंड है एंड ऑल, वो सब के सब जो है, नॉर्वे है, वो सब क्यों जुड़ रहे धीरे धीरे? क्योंकि भाई रशिया के साथ उनको जो है थोड़ा सा बचा के रखना है। तो रूसे किससे? रूटे रशिया से। और एकदम मार्क कर दिया भाई, मतलब एकदम मैं मार्क करके चल रहा हूं कि अब मैं जो है पूरा बदला लूंगा ऐसे करके। तो नाटो के जो महासचिव वो कौन आपके बनने हैं? वो है मार्क रूटे। आपको कमेंट करके बताना है कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है, नाटो का हेडक्वार्टर वो कहां पर है, और नाटो के सदस्य देश भी कितने? ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना। मेंबर्स कितने, ये आप दोनों कमेंट करके बताइएगा। नाटो का हेडक्वार्टर है कहां पर है, और सदस्य देश कितने, और स्थापना भी आप बताइए। चलिए कमेंट करके आप बताना ये कब किया गया था, ठीक है। ये तीन चीज आपको कमेंट करके बताना है। नाटो की स्थापना चलो बता देता हूं मैं, आजादी के जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1948, ठीक। और हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी आपको बता देता है। यूरोप में एक देश है, बीचों बीच एक देश है, वहां पर है, यूरोप में है, ठीक है। आपको सदस्य भी बता देना है, आपको नंबर आप जो इनके मेंबर्स हैं वो कितने 30+ है, ये भी आपको मैं यहां पर बता देता हूं कितने हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य जो है वो बन गया है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा जो देश है 104th आपका फुल मेंबर यहां पे बना है। फिजी, आर्मेनिया, चिली या फिर मलावी, ठीक है। व्हाट इज योर राइट आंसर? यहां पर देखिए और कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, सो द राइट आंसर इज हियर आर्मेनिया। आर्मेनिया क्या हो जाएगा यहां पे सही जवाब। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि भाई जो ISA की जब हम बात करते हैं, ISA तो इंटरनेशनल सौर अलायंस है ना, 2015 में इसको बनाया था, जब फ्रेंच अर्थात आपका फ्रांस एंड इंडिया दोनों के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया था। मोर देन 100 मेंबर्स आपको यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये वही COP21 शिखर सम्मेलन के दौरान इसका जो है शुरुआत करी गई थी। मतलब खुद इंडिया जो है इसके फाउंडर मेंबर्स में से रहा है, और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है भाई। चलो, हेडक्वार्टर भी इंडिया में, हरियाणा में है। कहां पर है कमेंट करके बताना। हरियाणा मैंने बता दिया, दिस इज वेरी फेमस रीजन, ठीक है ना। आप लोग कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, जिसके लास्ट में ग्राम भी आता है। चलिए इतना मैंने हिंट दे दिया, मतलब लगभग 99% मैंने बता दिया आपको। हरियाणा में है,
इसके लास्ट में ग्राम वर्ड आता है। अब क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतना तो हिंट दे ही सकता हूं मैं इसलिए देखो पता सब है यार, बट क्या होता है ना कि आप चीजों को वहां पे रिकॉल करेंगे, देखेंगे, जाएंगे। मैं बार बार आपके अंदर चाहता हूं शोध जो एबिलिटी है, रिसर्च एबिलिटी है, वो आपके अंदर आनी चाहिए। एकदम स्पून फीडिंग पे आप बिलीव ना करें, आप थोड़ी सी रिसर्च को थोड़ा सा जाएं, देखें, कई बार चीजें वहां से भी आपको समझ आती हैं। तो मैंने हिंट आपको दे दिया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नवंबर 2024 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के तौर पे जो है संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया। ये कौन से क्रम के, मैंने बताया था ना कि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जाता है। 12, 13, 14, 15, तो ये हो जाएंगे आपके 15th यानी कि 15वें क्रम के नियंत्रक महालेखा जो है परीक्षा जो है आपके CAG अर्थात ये बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आप बताइए कि संविधान के आर्टिकल 148 में तो इसका वर्णन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताना कि भारत के नियंत्रक महालेखा जो परीक्षा होते हैं, इनकी जो आयु मतलब जो कार्यकाल जो होता है इनका, क्योंकि देखो पॉलिटी वाला सेक्शन का है, आप ये सब पढ़ते चले जाएंगे तो चीजें भी आपको पैरेलल याद होती चलेगी। इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, अगर वर्ष है तो वर्ष, या फिर मतलब टेन्योर जो होगा, ठीक है ना, कितने वर्षों के लिए, या फिर इनका एज, उम्र जो पहले हो एंड ऑल। तो आप मुझे बताना है कि कमेंट करके कि कितने समय के लिए इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर होता है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो ऑब्वियस यार, कौन सा देश, कौन सा राज्य हमारा? हरियाणा। हरियाणा पे भारत के पहले किसका उद्घाटन किया जाना है? संविधान संग्रहालय का, अर्थात जिसको कॉन्स्टिट्यूशन आपका म्यूजियम के रूप में या फिर जो संग्रहालय होता है उसके रूप में हम लोग को देखा जाना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माता कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, याद रखिएगा BAML, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त किया है, मतलब जहां पे कार्बन एमिशन लगभग नगण्य के बराबर जो है मिला है, वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अब ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये कहां पर है भाई, ये बता दो। मतलब बहुत बहुत ज्यादा फेमस हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल, ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहां पर है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर मिलेगा? आपको लेह पे मिलेगा। भारत का पहला सौर सीमा वाला गांव मसाली कहां पर मिलेगा? आपको गुजरात में मिलेगा। इसी के अलावा भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला सौर सिटी, सिंपल सौर सिटी, सोलर शहर की अगर हम बात करते हैं तो कौन से मिलेगा आपको? सांची, इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया सांची। ठीक, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र अर्थात सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो कहां पर मिलेगा? आपको ओडिशा में मिलेगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य, मतलब सेमीकंडक्टर पॉलिसी को यूज करने वाला फर्स्ट स्टेट, वो कौन हो जाएगा? आपका गुजरात हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, ये कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। सब 24 के इंपॉर्टेंट क्या है आपके डेटास हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखना। सार्वजनिक परिवहन के लिए यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस सेवा, ये कौन शुरू करने वाला है? लद्दाख शुरू करने वाला है। तो इनको आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, देखिएगा जरूर, यहां से भी प्रश्न आपके संभावित बन सकते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? ये देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि कहां के लोग जो है बुनाई कढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं हैंडमेड जो चीजों की हमने बात कर ली, ठीक है, चाहे हम अटायर्स, परिधानों, वेशभूषाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं। आपने देखा होगा श्रीनगर की जो शॉल्स एंड ऑल, बहुत सारे विलन्स वाली जो चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। बट रिमेंबर, जयपुर को भी ऑलरेडी शामिल किया गया है। 3 और ऑलरेडी भी सिटी जो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, नाम आ चुके हैं। वो 3 सिटीज कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। एक है जयपुर है, ठीक है, एक है मालापुरम है, वही मालापुरम जो आपने देखा होगा गोल्ड लोन वाला, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे कोरोना वाला। और एक हो जाएगा आपका मैसूर, अर्थात 2 तुम्हारे साउथ के हैं और एक सेंट्रल या नॉर्थ का है और एक है पूरा नॉर्थ का है ना। तो श्रीनगर, जयपुर, मालापुरम एंड मैसूर। क्वेश्चन आपका पेयर में भी बना सकता है कि ऑलरेडी कितने लोगों को ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत, क्राफ्ट सिटीज के अंतर्गत जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप लोग याद रखना, हाँ जी, इनको जो है हेरिटेज सिटी, सॉरी क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट का मतलब होता है जिसमें विशेष रूप से हम कुछ कलाकारी करते हैं, हाथों से हस्त निर्मित वस्तुएं होती है, जैसे आप देखते हो पॉट्स देख रहे हो, शॉल्स देख रहे हो, कालीन्स देख रहे हो, चादरें देख रहे हो, और भी बहुत सारी कलाकृतियां होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बनाने के लिए सिटीज फेमस है। जयपुर फेमस है, मालापुरम फेमस है, आपका मैसूर फेमस है, बट रिसेंटली जो ऐड किया गया वो कौन है? आपका श्रीनगर है। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक, जून 2024 को किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। देखिए, जब आपको अलग अलग सिटीज के बारे में जो है एक हो जाएगा आपका, ये हम लिटरेचर सिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, फिर एक था आपका संगीत शहर की हमने यहां पर बात करी है ना, जो कि क्वेश्चन कई पेपर्स में कई बार आपको पूछा गया है। संगीत शहर हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो संगीत शहर लास्ट टाइम जहां तक मुझे पता है आया भी है ये ग्वालियर।
और लिटरेचर साहित्य वाले में हो जाएगा आपका कोजिकेट, जिसको आप लोग जानते थे पहले किसके रूप में, पहले जानते थे कालीकट के रूप में। याद करो हिस्ट्री जब पढ़ते तो आप लोग देखते हो ना, कालीकट के बंदरगाह में एक आदमी उतरा, वास्को डी गामा एंड ऑल। ठीक है, तो कोजिकोड को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये दिस इज द फर्स्ट लिटरेचर सिटी। यहां पर आप देख सकते हो बोथ द नॉमिनेशंस हैव बीन इंक्लूडेड द यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ग्वालियर फॉर म्यूजिक एंड कोजिकेट फॉर द लिटरेचर। यहां पर ये आप ऐसे भी देखेंगे ना इनके वेबसाइट से, तो भी चीजें आपको यहां से क्लियर होती चली जाएंगी। एशियाई राजगिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखो जब आप ना वल्चर्स की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है राजस्थान। इसके पीछे का रीजन समझिएगा, संरक्षण केंद्र अलग होता है और प्रोजेक्ट अलग होता है। ये एनवायरमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है बेटा, इसको पूछा जा सकता है। सेविंग एशियाज वल्चर मतलब एशियाई गिद्धों को सेव करना, किससे, एक्सटिंक्शन से सेव करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था राजस्थान पे। ठीक है ना, याद रखना। एशियाई गिद्ध रहते हैं, बड़े बड़े गिद्ध होते हैं, गिद्धवा या गिद्ध बोलते हैं, जिसको अगर आपने देखा होगा सुना होगा बचपन में, कई बार ऐसा नाभि को उठा के लेके चले जाते हैं। और ये जनरली जो सड़े गले या मरे हुए जीव जंतु हैं उनके अवशेषों को हटाने का, साफ करने का ये जो काम है करते, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट पहला संरक्षण प्रजनन जो केंद्र स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब जो ब्रीडिंग सेंटर जो स्टार्ट किया गया है एशिया के गिद्धों के लिए, वो आपका शुरू किया जा रहा है यूपी में। अब यूपी में आप जैसे फोटोज भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। भाई साहब जो सेल्फी ले रहे हैं, पीछे गिद्ध दिख रहे हैं, बट ये जो गिद्ध है वो नकली गिद्ध है। असली गिद्ध रहते तो ऐसे फोटो नहीं ले पाते है ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, तो यूपी इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना। आते हैं अपन छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑब्वियसली सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जनजाति समूह को इस योजना का लाभ दिया जाना है? ठीक, एंड योर ऑप्शंस आर बैगा केवल, बैगा गुनिया एंड सिरहा। देखो अगर आपने कभी झाड़ फूक एंड ऑल ये सब चीज कराई होगी, मतलब इसमें बिलीव ना बिलीव की बात मुझे समटाइम्स, मतलब दोनों है, दोनों इन द सेंस समय समय की बात है बोलते हैं ना। लाइक देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी आंखों के सामने से वो चीज हो रही है और अचानक फिर किसी बैगा के पास ठीक हो जाता है, तो समटाइम्स हमको बिलीव करना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। मतलब मैं वैसे बिलीव नहीं करता, बट कई बार ऐसा मैंने देखे अपने पारिवारिक चीजों में। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, वी डोंट नो, आई डोंट नो, बट ठीक है जो भी हो, वॉट एवर। बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत इनका जो सेंस है वो कार्य करता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब आप बोलते हैं ना तो ये बोलचाल की भाषा में सुना होगा, बैगा गुनिया एक साथ बोला जाता है, याद रखना। जनरली अरे कहां बैगा गुनिया दिखाया तो नहीं, बैगा गुनिया के चक्कर में जन पड़ गए, ऐसा जनरली बोलते हैं। दूसरा सिरहा जो रहता है, झाड़ा सिरहा एंड ऑल, ऐसा सिरहा भी आपने सुना होगा। कुछ त्योहार वगैरह भी होते हैं इनके, तो आदिवासियों में भी ये काफी फेमस व्यक्ति, ये भी झाड़ फूक एंड ऑल उससे बिलोंग करते, संबंधित है। मतलब ये सारे के सारे लोग हैं ना कहने के झाड़ फूक वाले होते हैं। स्पेशली गांवों में आप देखिएगा जहां पे ट्राइब्स नहीं होते, मतलब ये वाली ट्राइब्स, बैगा वाली ट्राइब्स नहीं होती, तो जो यादव जो लोग होते हैं है ना, उन लोग ये सब कार्य करते हैं। कभी आप ध्यान दीजिएगा तो वो बोलते हैं ना बैगा झूप रहा है, बैगा झूपत झूपत बैगा एंड ऑल, ऐसा वैसा। तो जो वर्ड यूज किया गया ये इनके लिए यूज किया गया, बैगा, ऐसा, गॉट इट। तो बैगा जो हम देखते हैं ना, बैगा जो आपकी जनजातीय ट्राइब्स, ये अलग है भाई। और गांव में जिन लोग को हम बोल नहीं देते ऐसे, वो त्रिशूल उसूल लटका रहे हैं, ऐसे पकड़े हुए बैगा आ गया, बैगा आ गया, ऐसे ऐसे बाल, वो अलग है। वो मतलब हम संदर्भित करते हैं बैगा। रियल जो बैगा है वो ये ट्राइब्स हैं जो स्पेशली कौन से रेंज में रहते हैं, आपके माइकल वाले रेंज पे रहते हैं, मतलब कबीरधाम एंड ऑल इस रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम इनकी बात कर रहे हैं ना, वो वाले जो बैगा है वो सो कॉल्ड तो नहीं बोलेंगे, बट संदर्भित है, एक प्रकार से उनका नाम, एक पदवी दी गई है बैगा का। ऐसा जैसे सुल्तानों की अलग अलग होती थी ना पदवी, वैसा टाइप का, तो पदवी दी गई है। क्योंकि भाई वो कोई यादव, कई साहू लोग भी होते हैं गांव में, आप देखना, क्योंकि जनरली छत्तीसगढ़ के इस एरियाज पे हम देखेंगे तो ओबीसीज में यादव, साहू है ना, चंद्राकर एंड ऑल, ऐसा इनकी थोड़ी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, गॉट इट। तो आप देखेंगे इन्हीं लोग रहते हैं मोस्ट ऑफ द ट्राइब, एसटीज वाले नहीं रहते। हाँ रह सकते हैं बट ऐसा कोई रूल नहीं है। बट ये जो बैगा बोल रहे हैं ना प्रॉपर एसटी वाले हैं, तो यहां पर तीनों हो जाएंगे, बैगा, गुनिया और सिरहा तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां से राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा कितना दिया जाना है? 5000 रुपीज आर्थिक सहायता। ये अमाउंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, 5000 रुपीज जो है इनको सहायता राशि दी जानी है। ठीक, आगे देखते हैं।
जनजाति गौरव दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब से कब तक किया जाएगा? देखो, राज्योत्सव का आयोजन वो अलग था, जनजाति गौरव दिवस जो ट्राइबल प्राइड डे वो अलग है। और मैंने आपको उस समय बताया था जब बिरसा मुंडा वाली कहानी बताई थी, तो बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस होता है उसी के दौरान ही हम क्या करेंगे, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आपको हमने बताया था कि भाई जिस समय बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस होगा ऑब्वियसली उसी के समय करोगे, उसके पहले तो कर ही नहीं सकते। तो इनका जो जन्म दिवस आता है वो कब आता है आपका? डेफिनेटली 14। तो ये 15 नवंबर पे, तो हमने 15 नवंबर पे आता है, इसलिए हमने 14-15 को इसका जो उत्सव मनाने का यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट करने का शुरू किया। इसके लिए ना जनजातियों के लिए अखड़ा निर्माण की भी यहां पर बात करी गई। अखड़ा, व्हाट इज दिस अखड़ा? ये उनके सांस्कृतिक और जो अलग अलग धार्मिक मांगलिक कार्य होते हैं उनसे संबंधित होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग परंपराओं, अलग अलग मान्यताओं के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। सबकी अपनी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। कहीं कुछ करना है, जैसे आपने शादी विवाह के अवसर में विशेष रूप से देखा होगा, जैसे कि चुल माटी करके होता है, तेल माटी करके होता है ना, अलग अलग इनकी विधियां होती है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीजों का आयोजन किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इनके धार्मिक और मांगलिक, तो मांगलिक कार्य में क्या आते हैं, मांगलिक में अलग अलग कार्य आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे घर गृह निर्माण हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ठीक है, किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो गया, ऐसी अन्य चीजें हैं। उसके लिए अखड़ा निर्माण करने की घोषणा भी यहां पर करी गई है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। 21 राज्य के 28 नर्तकों ने यहां पर क्या किया था? पार्टिसिपेशन किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, राउत नाचा महोत्सव ऑब्वियसली पता है आप सभी को, बिलासपुर में होता है। यह कौन सा क्रम था? ये क्रम जो है ना कई बार आपको रुलाता है भाई, याद रखना, ठीक है। तो राउत नाचा महोत्सव कौन से क्रम में आयोजित किया गया ये आपको यहां पर बताना है। एंड योर ऑप्शंस 46, 47, 48 एंड 49। तो याद रखिएगा देश की आजादी का ये जो समय है वही है, अर्थात 47। दिस इज राइट आंसर। कहां पर हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में। विजेता जो दल था उसका नाम था बसिया, ठीक है ना। तो बसिया जो ग्रुप थे उन लोग क्या किए, यहाँ पे विजयी होकर आए हैं। दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों के लिए हेलन केलर अवार्ड जो है वो किससे, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? चले, भानु साहू, विमल साहू, निर्मल साहू एंड बसंत साहू। छत्तीसगढ़ के धमतरी के निवासी हैं। अगर आपने इस तस्वीरें देखी होंगी इनकी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेंटिंग कर रहे हैं, ये चित्रकार हैं। अब देखो कैसे याद रखना बेटा, किससे संबंधित है? हेलन केयर अवार्ड। और हेलन केयर जानी जाती है मूक बधिरों के लिए, मतलब जो डिसेबल होते हैं। वैसे भी यहाँ पर स्टार्टिंग में बोल ही दिया गया डिसेबल्स अर्थात दिव्यांग। पहले इन्हीं को विकलांग कहा जाता था, याद रखना। तो पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, विकलांग सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको दिव्यांग वर्ड कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोग जो खुद के अपने घर के छोटे मोटे काम धंधे करते हैं तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड ना बोल करके, स्वरोजगार ना बोल करके उसको बोला गया था आत्मनिर्भर। तो कुछ चीजें सुनने में थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब जैसे किसी को लाइक अगर आप जैसे गाली वाली भी देते हो ना, तो देखना कई बार छत्तीसगढ़ी की गाली एकदम खतरनाक सुनने, मतलब ऐसे लगेगा भाई कान से खून निकल रहा टाइप के। उसी थोड़ा हिंदी में दोगे तो ऐसा लगेगा नहीं ठीक है चलेगा। और फिर इंग्लिश में ऐसा लगता है कि एकदम प्यार व्यार से बोल रहे हैं टाइप का, लाइक समझ रहे हो। ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है समटाइम्स, आप देखना। वैसे कई बार तारीफ वगैरह जैसे हम करते हैं, अब जैसे किसी को बोल दो तुम कि यार कातिल लग रही हो, है ना, अब उसी को बोल दो हत्यारिन लग रही हो कर को, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना, ये शब्दों का खेल है, भाषाओं का खेल है, गॉट इट। तो ये जो भाई साहब हैं, है ना, हेलन केयर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मुख्य बधिरों के लिए है, हमने बताया दिव्यांग, विकलांग से दिव्यांग नाम यहाँ पे रखा गया। तो इनके जीवन में आनंद, इनके जीवन में बहार, और बहार से याद रखिएगा बसंत। तो बसंत जो ऋतु होता है वो अच्छा माना जाता है। तो बसंत साहू भाई साहब को क्या किया गया है? इनको यह पुरस्कार दिया गया। कहां के निवासी? ये धमतरी से हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो काउंसिल बनाया जाता है किसके लिए? ट्राइबल्स मामलों के लिए, ट्राइबल्स अफेयर के लिए। तो एडवाइजरी जो काउंसिल्स है उसका जो है ट्राइबल्स लोगों के लिए, उसका अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन बनेगा? चेयरमैन कौन बनेगा? तो कोई नहीं भाई, हमारे खुद सीएम विष्णु देसाई है, याद रखना, सीएम हिमसेल्फ, क्योंकि वो किससे बिलोंग करते हैं? जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं। चलो कमेंट करके बताओ। अब ये तो बता ही सकते हो किस जनजाति से संघ जो है वो संबंधित हैं। कौन? विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय की जनजाति कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी आप लोग याद रखना, ये अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष है राम विचार नेताम। और इनको थैंक यू भी बोलना चाहिए आप लोगों को। रीजन इज दैट कि देखिए मैं पॉलिटिकल किसी पार्टी से ऐसा एसोसिएटेड नहीं हूं, ना ही मेरे को कोई रुचि है, बट ठीक है
और कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे ऑपोजिशन में इसलिए कर रहा है या ये था ये, तो ठीक है उस समय ऑपोजिशन में थे और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अभी जैसे बता रहा हूं, मसला चल रहा है किसका, वो शिक्षक भर्ती वाले लोग का, जो बीएड जो आपके बीएड धारी लोगों को अभी निकाल दिया गया ना, लगभग 3,000 के आसपास बेचारे सभी अपना धरना प्रदर्शन एंड ऑल ऐसे कर रहे हैं। और एक हमारे मंत्री जी हैं तथाकथित पढ़े लिखे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आएंगे तो कायाकल्प कर देंगे डॉल। ऐसा, अरे यार निर्णय लो यार तुरंत, मतलब क्यों लटकाना इन चीजों को। और वैसे भी जब ये सारी चीजें डिसीजंस वगैरह आई तो इनको दे दो नियुक्ति, उसके बाद अगले में लाओ सब जो नियम वगैरह है, उनको थोड़ी पता था कि ये सब चीजें होनी करके, तो ऐसा बीच में रखने का कोई सीन है नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे कांग्रेस जो है अच्छे खासे, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इनका समर्थन कर रही है, और ये होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की निशानी है ना। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपको अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि जो अच्छा उस समय क्या हुआ था, जब रामविचार नेताम की बात करें तो ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं ना, और ये जो भाई साहब हैं इन्होंने पीएससी जो घोटाला हुआ था सीजीपीएससी वाला, उसके खिलाफ इन्होंने जो है जो एक लड़ाई इन्होंने तैयार किया, जो पृष्ठभूमि जो रखी। तो ये होना चाहिए, अगर कुछ राज्य में गलत हो रहा है तो सत्ता पक्ष जनरली ऐसा होता है कि निरंकुश हो जाता है, तो विपक्ष को जो है आना चाहिए, ये अपना अपना एक जो धर्म है सबको अपने निभाने चाहिए। तो ठीक है, एक बार इन्होंने किया, एक बार इन्होंने, तो दोनों को अपनी भूमिकाएं निभानी चाहिए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए। यार ये तो मतलब समझ रहे हो फोटो देख के आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये भाई साहब कौन है बेटा, ये और ये, इन दोनों के नाम आप कमेंट करके बताना। ऐसे छोटे मोटे नाम नहीं है ना, याद रखिएगा। किनकी बात कर रहे हैं हम, इनकी बात करें। ये भाई साहब कौन है और ये भाई साहब कौन है, ये नाम बताना है हमको, ये दोनों कौन है, ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक। चलिए तो आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर तो देख के समझ आ रहा है। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर फ्रॉम हियर अमित शाह। क्या हो जाएगा? अमित शाह, ठीक है। चलिए मनु भाकर, सूर्य कुमार यादव, अरे बाप रे, हमारे कंटेंट टीम को भाई सादर धन्यवाद ऐसे ऑप्शंस जुगाड़ने के लिए। सूर्य कुमार यादव, हाँ सूर्य कुमार यादव हो सकते थे, क्योंकि ना सूर्य कुमार यादव जो हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे किसी क्रिकेट में, रायपुर का कुछ इनॉग्रेशन कुछ हो रहा था समथिंग, तो वहां पर वो आए थे, इसलिए दिया गया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चीज देख लेते हैं। अमित शाह थे, जो समापन जो समारोह जो हुआ था वो 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। वन भैंस और पहाड़ी मैना इनका शुभंकर था, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी ये शुभंकर है। बस्तर ओलंपिक, अब यहां पर ना ये चीज पूछा जा सकता है, भैया इसका जो है ना ये नीचे जो टैगलाइन था वो क्या था, किस नाम से था, ये आपको पूछा जा सकता है। तो करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या? करसायता बस्तर और बरसायता बस्तर, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, जैसे बोलते हैं ना दौड़ेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया वाला, ऐसा वैसे इस टाइप का। तो ये इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखेंगे, स्लोगन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा? तो गोंडी भाषा के प्रतीक में, ये भी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद, ये पूछेगा भाई जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनाएंगे ना, कूड वाले क्वेश्चन बनाएंगे, तो इन सारी चीजों को आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितने खेल जो शामिल थे, तो टोटल यहाँ पे जो खेल शामिल थे 11 खेल यहाँ पर शामिल किया गया था। कितने स्तर में, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक होता था वो 6 अलग अलग स्तर पे होता था ना, वैसे ही 3 स्तर पे होता है, विकास खंड, जिला और आपका संभाग, यानी कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका संभाग लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर, विनोद गणात्रा, एम एस स्वामीनाथन या फिर चरण सिंह, ठीक। ये भी काफी फेमस आपका लाइक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार होते हैं वो हमारे लिए काफी चर्चित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को याद जरूर रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भी ना फिल्म जगत से संबंधित व्यक्ति हैं, तो फिल्म जगत से संबंधित कौन है? विनोद से याद रखना, हालांकि विनोद खन्ना नहीं है बट विनोद गणात्रा है। तो ये जो है ना इंडियन फिल्म मेकर, पहले इंडियन फिल्म मेकर है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नेल्सन मंडेला। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले जो है फिल्म मेकर है कौन? विनोद गणात्रा। तो विनोद से, विनोद जनरली हीरोज लोग के नाम होते हैं, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च पुल का निर्माण किया है? यार ये तो काफी फेमस है, नहीं भी बताऊंगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। और मैंने पहले कहा था ना कि ज्योग्राफी के मैराथन के लिए स्टार्ट याद रखना बेटा, आप लोगों को पूरे 70-80 प्रोजेक्ट्स के नाम वैसे याद हो जाएंगे चुटकियों में, विथ हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ठीक। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? चिनाब। चिनाब ब्रिज पे बना है, सॉरी चिनाब नदी पे बना है, इसका नाम ही चिनाब है। ये प्रश्न आया था, मैं बता रहा हूं, सीजीपीएससी के 2022 का था, आई डोंट नो बट कुछ था, असिस्टेंट इंजीनियर था कि
पता नहीं कुछ तो था, सीजीपीएससी का था, कुछ पेपर था, उसमें पूछा गया था, कुछ तो था भाई, सीजीपीएससी ने कराया था। सीजीपीएससी सिर्फ प्रीलिम्स यानी स्टेट सर्विस नहीं कराता और भी बहुत सारे पेपर कराते रहता है। उसने पूछा था, ढोला सादिया का पूछा था, और तब ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या यह एक आर्च ब्रिज है? ये ऐसा बोला था। आर्च मतलब इस प्रकार का जो शेप होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा जो शेप होता है, ये पिलर्स यहां पे लगे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहां पर, इफ यू कैन सी, ये देखो, ये ऐसे लगे हुए, ये है पटरी एक्चुअली, ये आर्च है, ये जो दिख रहा है ना, ये आर्च है ऐसा। तो जहां पर बहुत अधिक ऊंचाई होती है ना, वहां पे आर्च बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा डायरेक्टली सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े, आपने देखा होगा, ये ऐसा ऐसा केबल्स लगे रहते हैं, ऐसा केबल्स जो झूलते रहता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि कॉलम वाले ब्रिज होते हैं, ये ऐसे कॉलम्स लगे होते हैं, ये ऐसे खाली कॉलम, ज्यादातर यही ब्रिजेस रहते हैं आपके, पुलिया जिसको आप लोग बोल देते हैं वैसा, ठीक है ना। कुछ में तो खाली ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये लगा देते हैं, घोड़ा वाला ब्रिज जिसको आप बोलते हो। तो ऐसे अलग अलग आया है, इसलिए बोल रहा हूं भाई, मेरे को कोई शौक नहीं है ये सब चीज कराने का, क्योंकि जो बच्चा समझ आता है वो तो ठीक है, बना लेगा। जो थोड़ी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो थोड़े शहरी बैकग्राउंड से, वो तो बना लेगा। ग्रामीण स्तर का कोई बच्चा है, या जो बिल्कुल मतलब इस टाइप की चीजों को जो बिल्कुल नहीं देखता, उनके लिए बिल्कुल नया है, तो वो कैसे करेगा? तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि क्या चीज है। दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, राइट। तो चेनाब ब्रिज हो जाएगा इसका सही जवाब। ये आर्च ब्रिज है, आर्च हमने बता दिया, इस प्रकार का जो ब्रिज बनता है इसको हम आर्च ब्रिज कहते हैं, ठीक है। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली या फिर ब्राजील? चलिए, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने की, मतलब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। क्योंकि जब ट्रोइका जब हम पढ़ते हैं उस दौरान कई बार आपको पढ़ाया गया था ट्रोइका, हु इज द ट्रोइका? इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। ब्राजील इसलिए क्योंकि ब्राजील में इसका सम्मेलन होना है। ट्रोइका में क्या होता था उस समय, 23 की मैं बात कर रहा हूं, 23 में जो है 2023 में क्या होता था? जहां पर आयोजन हो रहा है इंडिया, पहले कहां पर आयोजन हुआ था और अगला कहां पर होगा? तो हो गया था। अब 24 में ट्रोइका में कौन होगा? कि पहले कहां पर आयोजन हो गया, तो मतलब 24 मतलब तो जहां पर हो रहा है मतलब ब्राजील, और पहले यहां पर कौन हो जाएगा? पहले हुआ तो इंडिया। अब ये आपको बताना है कि अगला 2025 का G20 सम्मेलन कहां पर होगा, ये कमेंट करके बताओ। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं मैं, अभी करंट अफेयर की जो सीरीज है तो आज दूसरा पार्ट है ना, ऐसे और भी 2-3 पार्ट अभी और आने हैं। तो ना मैं एक और काम करूंगा, मैंने जैसे कि ज्योग्राफी के लिए, अच्छा आप लोग कमेंट कर दो यार, ये कमेंट कर दो, जैसे ज्योग्राफी का मैं बताया था ना, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो तो भाई एक बार आगे मतलब जिंदगी भर वो आते रहेंगे, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि इस बार आगे इसलिए चर्चा में था। जनरली क्या होता है कि 24 के जो पेपर्स हुए हैं उसमें भी कुछ करंट अफेयर के पेपर्स हैं। अब 24 में जैसे कि कुछ पेपर दिसंबर में हुए हैं, कुछ अक्टूबर में हुए हैं, सितंबर वगैरह, जून जुलाई वगैरह में भी हुए हैं। उसमें के करंट अफेयर जो पूछे गए हैं, क्या उनको भी मैं कराऊं? जैसे यूपीएससी की बहुत सारे पेपर हैं, आप देखिएगा सीडीएस वगैरह के पार्ट 2, एनडीए पार्ट 2, सब ऐसे होते हैं, अक्टूबर नवंबर में होते हैं, मतलब रिसेंट है, 1-2 महीने पहले हुए हैं। तो क्या उनके भी करंट अफेयर्स कराने हैं? अगर हाँ, तो फिर मैं अभी तो 2-3 स्लाइड्स बन चुकी हैं, एक लास्ट स्लाइड, मतलब एक लास्ट पांचवा हो सकता है, चौथा या पांचवा जो लेक्चर रहेगा मैं उसमें ऐड कर लूंगा। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 24 में आने वाले यूपीएससी में, क्योंकि मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास बहुत सारे, मैं वहां पर देख रहा था क्या बेहतरीन, जैसे G20 वाला क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब ये पूछा गया था, क्या G7 के देश में से सभी G20 के हैं? क्या ब्रिक्स वाले जो नेशंस ऐसे, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन के लेवल बेहतरीन थे। और वैसे संभावित इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप पीएससी के क्वेश्चन उठा के देखिए, पीएससी के जो पेपर्स उठा के देखिए, पिछले 2-3 साल का देखना, और स्पेशली वो वाले क्वेश्चन देखना, कौन सा वाला, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, हर बार आता है। कई बार एक ही सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन आया है, G20 से 2-2 क्वेश्चन दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन से हर बार देगा भाई। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्या 24 में हुए इन पेपर्स के करंट अफेयर के भी प्रश्नों को शामिल करूं या नहीं करूं? आप प्लीज लिख देना हाँ सर, प्रीवियस या 24 वाले में भी इन पेपर्स को शामिल करिए, तो फिर हम वहां पे ले आएंगे। आप पहले बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कि सर आप इंटरेस्टेड ही नहीं और मैं बना दिया, फिर आप बोलोगे अरे सर छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप बता देना, तो एक क्लास हम उसकी भी लास्ट में हम उसको कर लेंगे। गॉट इट? चले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ब्राजील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। ठीक। अच्छा, इसका जो थीम था वो भी याद, अच्छा कब हुआ था? 18 से 19 नवंबर 2024। पीएम मोदी गए थे कि नहीं थे? क्यों नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व या टिकाऊ ग्रह का निर्माण, यानी कि सस्टेनेबल आपका प्लेनेट का निर्माण जो है, ये इसका थीम रखा गया था। ठीक, चलो भाई, क्रूज भारत मिशन कहां से प्रारंभ किया गया है?
आपके ऑप्शंस यहां पर दिया गया है, गुजरात, केरल, राजस्थान, मुंबई। तो आप लोग याद रखना क्रूज भारत मिशन की जो हम यहां पर हम बात करें, देखो अच्छा ये भाई साहब कौन है यार, इसका भी नाम बता दो। चलो आप लोगों को ना फोटोज देख के नाम पता होने चाहिए, जो बड़े लोग हैं। आप लोग क्या करते हो, खाली पीएम मोदी है, अमित शाह है ना, और टैक्स वाली दाई है, टैक्स वाली अम्मा पता है ना, निर्मला जी हैं। तो उन 4-5 लोगों के नहीं, आपको लगभग जो 5-6 आपके बड़े पोर्टफोलियो हैं उनके मंत्रियों के जो नाम है आपको याद होने चाहिए। इनका नाम कमेंट करके बताइएगा। तो क्रूज फेमस है भाई आपका, जहां से जैसे सांता क्रूज भी आप लोग याद रख सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो कि मुंबई ही वहां पर बहुत बड़ा गोदीबाड़ा यानी कि जो डॉकयार्ड वाला रीजन है, इसलिए मुंबई इज द राइट आंसर। कब स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक के लिए इसकी अवधि यानी कि ड्यूरेशन होने वाला है। क्रूज पर्यटन की अपार संभावना को, मतलब देखो 2 टाइप के मैं फिर से बता देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, जनरली इस शिप के आप टाइप्स देखिएगा। तो एक जो शिप होती है इसको हम लोग बोलते हैं कार्गो, बोलते हैं कार्गो। तो कार्गो शिप रहती है ना, ज्यादा फ्लैटेंड होती है क्योंकि उसमें खाली सामान लादने होते हैं, सामान ढोने होते हैं। लेकिन जो क्रूज शिपें होती है ना, वो काफी ऐसी ऊंचाई वाली होती है, ऐसे बड़ी बड़ी होती है, हाइट होती है, ऐसी हाइटेड होते हैं। रीजन इज दैट 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, इसमें 5 to 6 फ्लोर्स होते हैं, कुछ तो 10 से 11 फ्लोर वाले। जैसे टाइटैनिक देखा था ना, एकदम सिंपल भाषा में बता दूं, टाइटैनिक, तो टाइटैनिक जो था वो क्रूज शिप था, क्रूज है ना। और जो कार्गो जो रहता है वो क्या रहता है, उसमें सामान जो लाद के ढो के ले जाया जाता है, ठीक है। नोडल मंत्रालय कौन हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक। चलिए, फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फिक्की का जो महानिदेशक है यानी कि डायरेक्टर है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड योर ऑप्शंस इज ज्योति विज, अनिश शाह, हर्षा वी अग्रवाल, अनंत गोयनका, ठीक है। चले, तो इसमें आप लोग ऐसे याद रखिए, तो फिक्की इज रिलेटेड टू, ये भाई ये व्यापारियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स उससे संबंधित है, व्यापारी वर्ग है। और देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इट इज नॉट रेसिस्ट कमेंट, बट आपके याद रखने के लिए। जैसे सरनेम देखते हो तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि भाई कौन लोग थोड़ा सा व्यापारी जो काम है, या ये जो लाइक कहना चाहिए कि ट्रेड से रिलेटेड जो जुड़े लोग कौन है, तो अग्रवाल लोग ज्यादातर जुड़े रहते हैं, कहते तो सब होते हैं बट ये लोग ज्यादा हैं, तो हर्षवी अग्रवाल, दिस इज राइट आंसर। आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, इस पुस्तक को किसने लिखा है, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, दुव्वरी सुब्बाराव, अल्पना किल्लावाला। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे अ फ्लाई ऑफ द आरबीआई वॉल, यहाँ पे डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सो इट वाज रिटन बाय द अल्पना किल्लावाला, ये आरबीआई से संबंधित है भाई। ये सब लोग कौन है, गवर्नर्स लोग हैं, भूतपूर्व गवर्नर लोग हैं, तो इन लोगों के नाम को भी आपको याद रखनी है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में 163 देशों के मूल्यांकन में भारत का क्या स्थान रहा है। मतलब वैश्विक शांति सूचकांक है आपका, वर्ल्ड पीस जो इंडेक्स होता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 112, 120, 124 या फिर 116। चलिए, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं तो हमारी रैंकिंग कुछ खास नहीं है, हमारी जो रैंकिंग है वो 116, 116वीं रैंकिंग है, ठीक है। कौन जारी करता है तो इसको भी याद रखिएगा, जारीकर्ता जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, ये संस्था क्या करती है, जारी करती है। 163 देशों में हमारा जो स्थान है वो कितना है, 116 है। कई बार ये भी आपको पूछा जा सकता है कुल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, वो 163 देश थे। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और कुछ कुछ और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे ज्यादा हैप्पी हैं, हमसे ज्यादा क्या है, खुश हैं। अब क्यों खुश हैं भाई, वो आपको पता करना है, ठीक। चलें, अगला प्रश्न है 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है, नीदरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। भाई ये बड़ा आसान है, ज्यादातर जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात करो, सबकी नहीं बोलो, मोस्ट, उसमें इंडिया आंसर होता है। जैसे अभी खो खो की हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। खो खो से क्वेश्चन थोड़े से चांसेस कम है, हाँ कहां पर होना है ऐसा आ सकता है, क्योंकि होना है वो तो पहले से तय था भाई। खो खो वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं मैं, खो खो वर्ल्ड कप कहां पर होना है ये पहले से तय था। तो खो खो वर्ल्ड कप अपन शायद किए भी हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो खो खो वर्ल्ड कप जो है वो कहां पर होना है या उस समय के लिए, तो ऑब्वियसली भारत। भारत में कहां पर, दिल्ली में, नई दिल्ली बोल लीजिए। कहां पर, आपका जो शायद इंदिरा गांधी के नाम से है, इंडोर स्टेडियम है वहां पे, राइट, ठीक है। एग्जैक्टली याद नहीं रहा है, दिल्ली में है बट इंदिरा गांधी के नाम से है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। तो देखो जी, पुरुष में मेन में कौन इंडिया नंबर 1, और वीमेन में इसमें भी इंडिया नंबर 1, दोनों में। रनर अप कौन है, उप विजेता,
तो दोनों ही कैटेगरी में उप विजेता कौन है? नेपाल है। ये थोड़े कम है चांसेस। अब रिसेंट का है, आज कितना तारीख हो गया है? आज 20 है, तो मान के चलो कि 19 है ना, तो 19 जनवरी चांसेस कम है। ठीक, फिर भी चलो मैंने बता दिया, इसको आप देखिएगा। भारत इसकी मेजबानी करेगा एंड ऑल, मतलब ये जो FIH की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 14th संस्करण यानी कि 14th एडिशन होगा। ठीक है, आयोजन 2025। ठीक, अगले थल सेना अध्यक्ष COS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मेजर जनरल अशोक शर्मा या कर्नल संजय पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें इसको भी आप लोग देखिएगा। वायुसेना के जो प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। गॉट इट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह सेशन अच्छा लगा, पसंद आया होगा। अतिरिक्त कुछ जानकारियां आपको मिली होंगी। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कमेंट करिएगा। ये केवल पार्ट 2 है, ऐसे ही और हम यहाँ पर पार्ट लाने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके अपने कुछ सजेशंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ आवाज से संबंधित कुछ समस्या थी, उस समस्या को रेक्टिफाई यहाँ पर किया गया है। और भी कोई विशेष रूप से कोई भी तकनीकी या कोई भी ऐसी कंटेंट से या डिलीवरी से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी चीज हो, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम थर्ड वीडियो में बहुत जल्द। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।